शुरुआत मैं करूंगा एवरग्रीन मीम्स के सरताज अनंत सिंह। अनंत सिंह तो सरताज है ही भाई। अनंत सिंह तो छोटे सरकार, तो अनंत सिंह की तो कहानियां अनंत है। अब मोहल्ले में हमने अपने आदमी बना लिए, जेल के भीतर हमने आदमी बना लिए। देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आपने सुना होगा, उससे बड़ा गैंगस्टर कोई हुआ नहीं। ऐसा 5 साल में उसने ऐसा क्या कर दिया कि उससे आज भी उसकी चर्चा होती है और फिर कहा जाता है कि उससे खूंखार माफिया नहीं हुआ। उसको ये लग गया था ना कि बंदूक के बूते हम उत्तर प्रदेश पर राज कर लें। लड़कियां उसकी कमजोरी थी, आंख मारने की भी आदत थी। 5 दिसंबर 1994 गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई। भीड़ ने ही पीट के मार दिया गया या पूरी पहले से प्लानिंग थी? बाला साहब ठाकरे का आदेश होता था। मातोश्री ने कह दिया, हाँ कह दिया, लकीर खींच दी तो हाँ क्या, हाँ कह दिया। क्या बोलता है कि बस। इसमें कितनी सच्चाई है कि शहाबुद्दीन खुद सामने बैठे, कुर्सी लगाई गई और उन्होंने कहा कि तेजाब अब डाल। शहाबुद्दीन का फोन किसी के पास चला जाए और शहाबुद्दीन अपने फोन में रहे तो पतलून तो गिली हो ही जाएगी। देखिए, लालू राज में पत्रकारिता करना कठिन तो था। ये बताइएगा, पढ़ क्यों नहीं पाए दोनों भाई? बिहार को किसने लूटा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। आज का ये जो पॉडकास्ट मैं करने जा रहा हूं, ये बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज आपको कई और किस्से और कहानियां पूरी तरीके से सच के रूप में पता चलेंगे। आज एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने लंबे वक्त तक पत्रकारिता की। 90 का वो दशक भी देखा जब देश में अपराध किस तरीके से चरम पर था, खासकर उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बिहार में। इसके अलावा राजनीति भी बहुत करीब से उन्होंने देखी क्योंकि अपराध और राजनीति एक दूसरे के पहलू हो जाते हैं। बिहार से हैं हमारे, कह सकते हैं कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद रोहित जी। सबसे पहले सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब पत्रकारिता आपने शुरू की तो क्राइम बीट क्यों चुन ली? नहीं, मैंने पत्रकारिता की शुरुआत क्राइम बीट से नहीं की थी और पत्रकार होना मेरी जिंदगी का लक्ष्य भी नहीं था। मेरे पूरे परिवार में शिक्षक ही शिक्षक थे, लेकिन मैं पटना यूनिवर्सिटी का छात्र था और मैं कॉमर्स पढ़ रहा था रोहित जी। लेकिन कॉमर्स में मन नहीं लगता था। मेरे पिताजी तो मुझे शिक्षक बनाना चाहते थे। मैं बीकॉम 3rd ईयर में था तो पहले एनएसएस कार्यक्रम हुआ करता था, राष्ट्रीय सेवा योजना, और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में मुझे नंबर्स कम आते थे और हिंदी में अधिक आते थे। तो एक निबंध प्रतियोगिता हुई और इस निबंध प्रतियोगिता में मैं यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया था। तो डॉक्टर रमाकांत पांडे मेरे शिक्षक हुआ करते थे। उन्होंने कहा, तुम कहाँ फंसे हो, तुम पत्रकारिता में चले जाओ। तो मैं पहले यूनिवर्सिटी रिपोर्टर बन गया। और आपको बताते हुए, मतलब मुझे आज भी याद है, जब मैं बीकॉम 4th ईयर में था तो मैं क्लासरूम में पढ़ रहा होता था और मुझे सिक्योरिटी मिल गई थी यूनिवर्सिटी रिपोर्टर के रूप में, क्योंकि मैंने पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया था जिसमें बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े बदमाश शामिल हुआ करते थे। तो वहां से हमने पत्रकारिता की शुरुआत की और क्राइम रिपोर्टर तो मैं इसलिए बन गया क्योंकि मुझे मेरे संपादक, किसी बात पर अनबन हो गई थी, वो मुझे बाहर निकालना चाहते थे। मैं आज अखबार में काम कर रहा था, संपादक से बनी नहीं। और देखिए, डॉक्टर अजय कुमार उस जमाने में पटना के सिटी एसपी हुआ करते थे। बहुत ही स्मार्ट, बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। कई पत्रकार उनके मित्र हुआ करते थे। लेकिन तब भी कुछ घटनाएं, देखिए, अपराध को शून्य कभी नहीं कर सकते। तो आज अखबार के मैनेजिंग एडिटर हुआ करते थे बेनी माधव चटर्जी। उन्हें लगने लगा था कि हमारे रिपोर्टर्स जो हैं ना, डॉक्टर अजय कुमार के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि तब के ज़माने में, ये 1991-92 की बात है, आज अखबार, हिंदी का बड़ा अखबार, उनके मैनेजिंग एडिटर को भी पटना में गाड़ी नहीं मिली हुई थी। वे बोरिंग रोड से पटना के फ्रेजर रोड वाले दफ्तर में रिक्शा से आते थे और एक दिन जब वे आ रहे थे तो रास्ते में गांधी मैदान, वहाँ डीएम कोठी के सामने एक लूट की घटना घट गई
और वे बड़े गुस्से में आए दफ्तर में। उन्होंने कहा कि देखो भाई, आज तो मेरे सामने ही हो गई, तो इस घटना की खबर ठीक से लिखी जानी चाहिए। और हुआ ये रोहित जी कि देखिए, तब के जमाने में अपराध डायरी लिखी जाती थी, 2 मरे 4 घायल। तो जो रिपोर्टर थे उन्होंने उसी तरीके से खबर छाप दी कि डीएम आवास के सामने लूट। अगले दिन बेनी माधव चटर्जी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने संपादक को बुलाया और कहा कि ये बात तो ठीक नहीं है, जब मेरे कहने के बाद भी इस तरीके से खबर छप रही है तो फिर किसके कहने पर खबर छपेगी। तो उन्होंने कहा कि तुरंत बीट बदल दीजिए। तो संपादक नाम लेना उचित नहीं होगा, अब वे हैं भी नहीं। उन्हें लगा कि भाई, ये लड़का जिसे मुझे नौकरी से बाहर निकालना है, इसको ही क्राइम की रिपोर्टिंग दे देते हैं। मतलब क्राइम रिपोर्टिंग ने आपको खुद चुन लिया, मुझे लग रहा है। नहीं, हाँ, अब मतलब मुझ पर थोप दिया गया। मेरा कोई वास्ता ही नहीं था। और यह कहकर न्यूज रूम में इस बात की चर्चा हो गई कि मुझे 15 दिनों में नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन देखिए, 2 चीजें मेरी जिंदगी में हमेशा महत्वपूर्ण रही है। यदि आप मुझे चैलेंज करेंगे तो मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं, और अपने को अपग्रेड करना। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि मैं विश्वविद्यालय का छात्र, यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग कर रहा, अब मैं क्राइम रिपोर्टिंग कैसे करूंगा? 2 मरे 4 घायल की खबर, जो पहले रोजनामे की खबर है, उसे कहां से लाएं? और मेरे बदले जिसे लाया जाना था वह भी तय था। उसके पिता पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में थे, और वह भी एक अखबार में काम कर रहा था लड़का। तो देखिए, बुरे वक्त में कोई ना कोई आपको साथी मिल जाता है। एक मुरली मनोहर मिश्र हुआ करते थे आज हिंदुस्तान अखबार में। उन्हें हम लोग लाल बाबा कहते थे। उनकी एक आंख पत्थर की आंख थी। अच्छा। मैंने जाकर उनके पैर छुए और कहा, बाबा आशीर्वाद दीजिए, मेरी नौकरी खतरे में है। वह क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, कम से कम 2 मरे 4 घायल, यह छूटने मत दीजिए। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि यह नहीं छूटेगा। लेकिन पोस्टमार्टम रूम से खबर आनी बंद हो गई मेरे पास, क्योंकि उनके बेटे को ही हमारी जगह भर्ती किया जाना था। तो मुझे लगा कि अब मेरे पास क्या रास्ता बचा है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा रोहित जी, मैंने इसका रास्ता निकाला कि मैंने पोस्टमार्टम रूम की जगह स्मशान घाट से दोस्ती कर ली। पटना में बांस घाट से दोस्ती कर ली, क्योंकि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रेडियस में जितने 100 आते वही जाते ना पोस्टमार्टम रूम में, और यहाँ बांस घाट में अन्य जगहों से आ रहे थे। तो मैं दिन भर में 2 बार 3 बार जाता, घर में किसी को नहीं बताता था। क्योंकि घर में यदि हम बताते तो जितनी बार मैं जाता, आकर घर में नहाना पड़ता। तो वहां के डोम से मेरी दोस्ती हो गई, और वह मेरे लिए सारी सूचना इकट्ठा करके रखता। परिणाम यह हुआ कि 4-5वें दिन से मैं किसी से भी आगे निकला। लेकिन मुझे कुछ अलग करना था। तो मैंने यह संकल्प कर लिया था कि देखो, अब यह है कि मुझे पुलिस रिपोर्टर नहीं बनना है कि पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी और उसको छाप दे। तो आप तो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, पटना में मौर्या होटल है, सबसे बड़ा होटल। अब तो देखिए ताज भी खुल गया। तो मौर्या होटल के सामने एक लूट हुई, सुबह सुबह बाइक लूट हुई, और मौर्या होटल के पीछे ही कहे 250 फलांग होगा या 300 फलांग होगा, सीनियर एसपी का घर हुआ करता था। तो हमने कदमों से मौर्या होटल से सीनियर एसपी के बंगले की कितनी दूरी है नाप दी, और फिर वह खबर जो 4 लाइन में छपती, वह खबर टॉप बॉक्स में अखबार में छपी कि पटना में बचा क्या। इसके बाद तो मेरी चर्चा ही शुरू हो गई कि मैं क्राइम रिपोर्टर हो गया, और सारे पुलिस वाले भी यह समझने लगे कि यह दूसरे रिपोर्टर्स की तरह पुलिस रिपोर्टर नहीं है, यह क्राइम रिपोर्टर अलग से खबर निकाल। हाँ, अलग से खबर निकालता है, और खबर को परोसने का तरीका इसके पास है। और हमने फिर पुलिस के पैरेलल अपने स्पाई सिस्टम को डेवलप किया। वो कैसा था? नहीं, अब मोहल्ले में हमने अपने आदमी बना लिए, मोहल्ले में बना लिए, जेल के भीतर हमने आदमी बना लिए। कई बार तो लोग इस बात को लेकर चर्चा करते रहे, यदि पटना के लोगों से आप बात कीजिएगा कि पुलिस के पहले मैं मौका बाजार पर कैसे पहुंच जाता था, क्या मुझे खबर पहले से पता होती थी? नहीं, खबर पहले से पता नहीं होती। सूचना तंत्र मेरा सलामत था, और इसके कारण कई बार परेशानियां भी आई। एक बार मेरी एक सीनियर एसपी से नहीं बनी। अब सीनियर एसपी से ना बने और आप उस जिले में रह लें, यह तो बहुत। क्यों नहीं बनी थी? क्या हो गया? नहीं बनी, किसी खबर को लेकर नहीं बनी। अब वो जैसा चाहते थे वैसा हम लिख नहीं सकते थे। हाँ?
तो पटना में एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई और उस अपराधी के टेलीफोन डायरी में मेरा नाम लिखा हुआ था। तब मोबाइल नहीं आया था। उस जमाने में छोटी सी टेलीफोन डायरी होती थी। तो सीनियर एसपी साहब की हमसे बन नहीं रही थी। उन्होंने एक थानेदार और एक एडिशनल एसएचओ को मेरे पीछे लगा दिया। एडिशनल एसएचओ अब तो वो भी नहीं है, तो वो आ गए आज अखबार के दफ्तर में और इस तरीके से हाव भाव ताव दिखाने लगे जैसे लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया और मेरे खिलाफ उनके पास कोई बहुत बड़ा सबूत मिल गया। लेकिन मैं भी गुरु घंटाल हो चुका था। तो उसने कहा कि जवाब देना होगा। कैसे आपका नंबर है? अरे भाई, टेलीफोन डायरेक्टरी छपती थी उस समय तो बीएसएनएल की। हाँ, तो मेरा नंबर मिल गया तो इसमें क्या कौन सी बड़ी बात हो गई? तो हमने कहा ठीक है थानेदार साहब, आपको भी जवाब देंगे हम। तो एक क्राइम रिपोर्टर की जिंदगी में चुनौतियां और क्या होती हैं? नहीं, मैं वही बता रहा हूं, इससे आप समझ जाएंगे। जब वह मुझ पर चढ़ा कि आपका नंबर टेलीफोन डायरी में है, उसी रात को जेल में रेड हो गई और जेल में 3 बड़े अपराधियों की टेलीफोन डायरी जब्त हुई। उस टेलीफोन डायरी में उस थानेदार साहब का नंबर निकल आया और वह तस्वीर मेरे पास थी। इसके बाद क्या कहते? यदि टेलीफोन डायरी में मेरा नंबर होना जुर्म था तो जेल में बंद जो अपराधी थे उनकी टेलीफोन डायरी में और यह लिखा हुआ था कि जरूरत पड़ने पर यदि संकट हो तो इन्हें फोन कीजिएगा। मेरा तो सिर्फ नंबर ही लिखा हुआ था। देखिए, चैलेंजेस तो हर फील्ड में है। क्राइम रिपोर्टर्स के पास ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। देखिए, श्री प्रकाश शुक्ला का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। आप तो यूपी से ही आते हैं। उससे बड़ा गैंगस्टर कोई हुआ नहीं। एसटीएफ वालों ने तो मार कर उसे जाना ना भाई, मारने के बाद मुलाकात हुई, जिंदा में तो मुलाकात हुई नहीं एसटीएफ वालों की। मैं तो उसे जिंदा जानता था। तो एक बार क्या हुआ कि जब उसका सीडीआर निकला तो उसमें मेरे नंबर्स निकल गए। अब मुझे बुला लिया गया तो मुझे भी लगा कि मैं फंस गया। अब बचने का कोई रास्ता है नहीं, ये तो टांग देंगे। तो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे नागेंद्र राय साहब। अच्छा। वो पटना के बड़े वकील भी थे। उस जमाने में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि चीफ जस्टिस कोई दूसरे होंगे या हुए। मैं उनके पास गया, मेरी व्यक्तिगत जान पहचान थी। यही आप समझिए चैलेंजेस को और क्राइम रिपोर्टर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि देखो, पुलिस वाले से डर जाओगे तो वो तुम पर सवार हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर से अपना मर्ज नहीं छिपाना। हाँ, मर्ज मत छिपाना। तो उन्होंने कहा यदि 3 काम तुमने नहीं किए हैं, इस बात को समझिएगा, मैं प्रत्येक क्राइम रिपोर्टर को कहता हूं भाई, बीरप्पन के पास जो अपहृत थे उन्हें छुड़ाने के लिए पत्रकारों को ही भेजा गया था। किस काम में आपने पत्रकारों की मदद नहीं ली है? तो उन्होंने कहा 3 काम। हमने कहा क्या? तो श्री प्रकाश शुक्ला को तुमने कभी कोई उसके दुश्मन के बारे में लीड्स दी कि भाई वो इधर देखा गया है, उधर देखा गया है, यहां रहता है, वहां रहता है? हमने कहा नहीं, क्योंकि इस बात की संभावना थी ना कि मेरी फोन सुनी गई है। हमने कहा नहीं। दूसरा, उन्होंने पूछा तुम उसके किसी क्राइम में शेयर होल्डर हो, मतलब बेनिफिशरीज हो, लाभार्थी हो? हमने कहा नहीं। समझे? तीसरा, उन्होंने पूछा कभी तुमने उसको हाइडआउट्स दिए, छुपने की जगह दी? हमने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब आप जाइए, आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप पुलिस रिपोर्टर नहीं हैं, आप क्राइम रिपोर्टर हैं। और मैं गया, मैंने जमकर सवाल झेले, क्योंकि हमने खबरें छापी थी। आपको मालूम होना चाहिए, ब्रजबिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी 13 जून 1998 को पटना में, और इसमें सीबीआई वालों ने मुझे प्रोसिक्यूशन का विटनेस बना दिया। 13 जून 1998 को ब्रजबिहारी की हत्या होती है, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही आप श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर खबर छाप देते हैं। 1 दिन पहले। देखिए, 11 जून को गुरुवार था, 11 जून 1998 को, और मुझे एक आलेख लिखना था। मैं आज अखबार में ही था। श्री प्रकाश शुक्ला उस जमाने में सबसे मोस्ट वांटेड, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी की बात कही जा रही थी, और कितनी हत्याएं। देखिए, लखनऊ में जब उसने उपेंद्र विक्रम सिंह को मारा, वीरेंद्र शाही को मारा, तो उपेंद्र विक्रम सिंह को जब वह मारा था तो उसके बाद तुरंत बाद उसने मुझे फोन किया था। मैं तो उपेंद्र विक्रम सिंह को जानता भी नहीं था। तो ये ब्रजबिहारी प्रसाद में क्या हुआ कि यदि आप बिहार के
अपराध के इतिहास को समझिएगा, गिरोहबंदी के इतिहास को समझिएगा, तो अशोक सम्राट वर्सेस रतन सिंह वर्सेस राम लखन सिंह। बेगूसराय में दो गुट हुआ करते थे, रतन सिंह वर्सेस राम लखन सिंह। एक तरफ अशोक सम्राट, दूसरी तरफ सूरजभान सिंह। तो देखिए, बृजबिहारी प्रसाद करीब करीब अपने दुश्मनों का सफाया करा चुके थे। छोटन शुक्ला का सफाया हो गया था, फिर तमाम जो उनके दुश्मन थे निपट रहे थे। देवेंद्र दुबे का सफाया हो गया था विधायक रहते हुए। तो सूरजभान अंतिम बचे थे। तो सूरजभान में गिरफ्तारी, पैर में गोली लगी थी, इसके बाद पैर सड़ रहा था, तो फिर जेल ही पहुंच गए थे। लेकिन सूरजभान को मारना बृजबिहारी का अंतिम मकसद था। और श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में आप जानिए कि श्री प्रकाश शुक्ला यदि किसी को अपना बॉस गुरु मानता था तो वह सूरजभान सिंह दादा बोलता था। दादा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। और वह मोकामा आकर ही बड़ा बना। तो 13 जून 1998 को हत्या हुई। 11 जून को क्या हुआ कि मैं कह रहा था, गुरुवार का दिन था, मैं दोपहर में आज अखबार आया हुआ था, गर्मी का दिन था। इसने मुझे फोन किया। और श्री प्रकाश शुक्ला की आदत यह थी, मोबाइल आ चुका था उस समय, उषा फोन का नंबर मेरे पास था, उषा फोन ही मेरे पास आया था, और आखिरी नंबर था 2448 जो मेरे पास नंबर था। इसने मुझे फोन किया। इसकी आदत क्या थी कि ये पटना में होने के बावजूद पटना के पीसीओ से आपको सीधा फोन नहीं करता था। पटना से काठमांडू फोन करे, बीरगंज फोन करे, विराटनगर फोन करे, फिर वहां कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से आपको फोन करता था। तो इसने फोन किया, यह अपना नाम अशोक, मैं तो आवाज ही पहचानता था। तो इसने जाना समझा, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि ये पटना में है, लेकिन फोन रखते ही मैंने बता दिया था कि मैं ऑफिस में हूं। यह 2 मिनटों के भीतर यह और आनंद पांडे मारा ही गया। आनंद पांडे नहीं, अनुज प्रताप, ठीक है। आनंद पांडे तो फल ही मार दिया गया था। अनुज प्रताप और सुधीर त्रिपाठी, तो सुधीर साथ में आया, नहीं अनुज प्रताप ही नहीं, सुधीर साथ में आया। तो ये दोनों बाइक पर आज अखबार के दफ्तर आ गए। अब ये आए तो मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा, क्या पटना अचानक? भाई दुनिया की पुलिस खोज रही थी। तो कहा कि हाँ कुछ काम है। तो मैं समझ नहीं पाया रोहित भाई ये क्यों आया है, और बिना काम के आया होगा यह बात भी समझ में नहीं आती थी। तो इसकी एक गंदी आदत लग गई थी अपहरण की, और अपहरण के खिलाफ सूरजभान सिंह। इसने लखनऊ में किडनैपिंग भी कर रखी थी, ठीक है ना। तो हमने इससे पूछा संकेतों में कि के की एम, के फॉर किडनैपिंग, एम फॉर मर्डर। तो इसने दो टूक कहा, अरे भैया के का हुई बिहार में, कितना ड्रम वाला लोग बा, ड्रम मतलब करोड़, ठीक है ना, ड्रम मतलब करोड़। जे 2-4 गो बा ओकरा में कोई ना कोई पैरवी कर दी। हमर मुगल सराय से देखा नोएडा गाजियाबाद तक भरले बाहरे शहर में ड्रम 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 बा। तो ये बात तो क्लियर होगी कि किडनैपिंग नहीं है, लेकिन मर्डर यह ब्रजबिहारी की कर देगा क्योंकि वह खुद कमांडो के घेरे में थे। यह बात किसी को समझ में नहीं आती थी रोहित। तो हमने कहा खबर छाप दें पटना में। तो हमने खबर छाप दी 12 जून को। इसी आधार पर सीबीआई ने हमको प्रोसिक्यूशन का विटनेस बना लिया था। श्री प्रकाश शुक्ला पटना में पुलिस सख्ते में। 13 जून 1998 को क्या हुआ, शनिवार का दिन मेरा साप्ताहिक अवकाश का दिन होता था। मेरे घर का नंबर होता था 440-290 लैंडलाइन का नंबर। मैं उस दिन फोन को उठाकर रख देता था। और फतुआ में मेरा घर, पहली मंजिल पर हम रहते थे, वहां मोबाइल नहीं लगता था, कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन जब मैं ऊपर चला जाता था, गंगा के सामने घर, तो शाम को बिजली कटी, मैं ऊपर गया, जैसे ही मैंने फोन ऑन किया इसका फोन बजा और इसने कहा ब्रजबिहारी को हमने इतनी गोलियां मार दी है, पता कर लीजिए वो मारा गया कि नहीं मारा गया। मैं तो बिल्कुल सख्ते में। और मैं क्राइम रिपोर्टर, शास्त्री नगर थाना के रेडियस में ये IGIMS जहां हत्या हुई थी, हमने शास्त्री नगर थाना को फोन किया। हम लोग रोज फोन किया करते थे, और थाना में जो वहाँ प्राधिकारी होते थे, हम लोग की कूट भाषा क्राइम रिपोर्टर की भाषा हुआ करती थी, खैरियत है ना। तो सिद्धि यादव एक मुंशी हुआ करते थे, SSP यादव वहाँ थानेदार थे, अब रहे नहीं। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के करीब थे। लालू प्रसाद तो खैर पूर्व मुख्यमंत्री हो गए थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। तो सिद्धि ने फोन उठाया मुंशी जी ने। हमने पूछा खैरियत, उसने कहा खैरियत। हमने कहा यह श्री प्रकाश कह रहा है कि ब्रजबिहारी को मार दिए, थाना कह रहा है खैरियत। हमने आज अखबार में फोन किया। हमारे चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे वीरेंद्र कुमार, उन्होंने फोन उठाया। हमने पूछा सर शांति है शहर में? उन्होंने कहा शांति। तो हमारे बदले में जो क्राइम देखते थे SN श्याम, हमने पूछा श्याम कहाँ है? तो मालूम है
हमने कहा उनसे बात करा दीजिए। हमने पूछा शहर में शांति, उसने कहा शहर में शांति। तो हमने कहा अरे भाई ये तो इसका मतलब कौन सा कंफ्यूजन है। हमने कहा फोन बंद करो, दिमाग मत खराब करो। लेकिन जब आप रिपोर्टर होते हो तो आप फोन कहाँ बंद कर और इतनी पाओ, बड़ी बात कान में आ इतनी गई। बड़ी कहानी। 15 मिनट के बाद फिर हमने फोन ऑन किया। मेरा एक छोटा भाई प्रभात खबर में भर्ती हो चुका था, वो अभी क्राइम देख रहा था। उसने कहा अरे भैया पता है आपको ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हो गई। हमने कहा क्या हत्या हो गई, हमें तो पता ही था। उसके बाद तो फिर फोन आने ही शुरू हो गए। तो आप देखिए, यदि आपके पास, यदि आप क्राइम रिपोर्टर हैं तो इंफॉर्मेशन आपके पास सभी पक्ष से आनी चाहिए, सभी पक्ष से आनी चाहिए। क्या अभी लॉरेंस बिश्नोई से पत्रकारों ने बात नहीं की? बिल्कुल। टीवी पर इंटरव्यू चला ना, हाँ? तो उसने पाप कर लिया क्या? हाँ? तो यदि आप पुलिस रिपोर्टर हो जाएंगे तो कभी आप अपने दर्शक या पाठक के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस की कहानियों में झोल बहुत होता है। लेकिन आपने जिक्र किया श्री प्रकाश शुक्ला का, और शुरुआत में ही आपने कहा कि उससे खूंखार जी, कोई माफिया नहीं, पागलपन सवार हो गया था कोई माफिया नहीं हुआ। जी। तो आपकी तो इतनी बात हुई, आपने इतने करीब से उसको कवर किया, देखा, उसने जो मर्डर किया उसको भी कवर किया। तो ऐसा क्या था जो उसको इतना खूंखार, केवल 5 साल का उसका अपराध का पूरा ग्राफ देखिए अगर तो रहा, तो ऐसा 5 साल में उसने ऐसा क्या कर दिया कि उससे आज भी उसकी चर्चा होती है और फिर कहा जाता है कि उससे खूंखार माफिया नहीं हुआ? उसको ये लग गया था ना कि बंदूक के बूते हम उत्तर प्रदेश पर राज कर लेंगे, ठीक है ना। और ये उसकी गलत फहमी थी। आपको मालूम होना चाहिए वीरेंद्र शाही की तो हत्या उसने कर ही दी थी। हरिशंकर तिवारी, नाम तो आप सुने ही होंगे, अब तो रहे नहीं। बिल्कुल। हरिशंकर तिवारी को उसने धमकाया, और हरिशंकर तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला से बचने के लिए उन्होंने 2 मिनी बसें खरीद ली थी, और गाड़ियां आगे पीछे रहती थी, और श्री प्रकाश शुक्ला के पिताजी को साथ में बगल में बैठा कर चला करते थे कि अपने पिता की हत्या तो नहीं करेगा। तो श्री प्रकाश ने फोन कर हरिशंकर तिवारी को कहा था कि मेरे पिताजी को बैठा के चल रहे हो, तुमको तो ऐसा मारेंगे ना, रॉकेट लॉन्चर से ऐसा उड़ाएंगे कि धोती खुली की खुली रह जाएगी। सोचिए, मतलब वो हरिशंकर तिवारी जिनके बिना कहते हैं कि अगर हाथा ने नहीं कहा है तो फिर पत्ता नहीं हिलता। हाँ, नहीं हिलेगा। हाँ, वो भी कांपते थे। हाँ, वो भी कांपते थे, वो भी कांपते थे, वो भी कांपते थे। आपने तो कहानियां सुनी होगी ना डीजीपी को। लेकिन वो कहानी झूठी थी कि उसने कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली थी। वो कहानी झूठी थी। देखिए, उसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी का खेला था। अच्छा, क्योंकि वो चुनाव की रंजिश नहीं, चुनाव की रंजिश नहीं। आपको देखिए, यदि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो साक्षी जी महाराज का खेला था। साक्षी महाराज, वही साक्षी जी महाराज का खेला था, माफ कीजिएगा, साक्षी जी महाराज का खेला था, क्योंकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई थी। और ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद चुनाव हुआ, वहां प्रभा द्विवेदी उनकी पत्नी चुनाव जीती और मंत्री बनी। श्री प्रकाश शुक्ला भागते भागते एक बार प्रभा द्विवेदी के पास पहुंच गया था। यह कहानी उसने मुझे बताई थी, ठीक है ना। और प्रभा द्विवेदी ने साक्षी महाराज को मांगा था। तो इसके बाद उसने संकल्प लिया था कि साक्षी महाराज को हम मारेंगे। उसने कोशिशें भी की, कोशिश सफल नहीं हुई, ठीक है ना। तो साक्षी महाराज को यह लग गया था कि भाई हम तो इसके प्रहार से नहीं बच पाएंगे, तो हम नहीं बच पाएंगे तो इसके पीछे लगाना है, तो कल्याण सिंह को ही लगा देते हैं। तो यह खबर फैल गई कि मुख्यमंत्री को मारने की 6 करोड़ की सुपारी ले ली। और ये सच्ची इसलिए लगने लगी क्योंकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कल्याण सिंह एक ही जगह से आते थे, एक ही समुदाय से नेता थे। उनकी हत्या हुई तो उसको रंजिश नहीं, ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कल्याण सिंह, साक्षी महाराज और कल्याण सिंह। तो इस वजह से कहानी जो गढ़ी गई बहुत सोच समझ के साक्षी महाराज ने गढ़ी थी। बिल्कुल, साक्षी महाराज उसमें बहुत बेहद करीब थे, बहुत। देखिए, आपको यदि आप चलिए उत्तर प्रदेश के इतिहास को चलिएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने दिलीप होटल कांड याद है ना, पहली बार के 47। बिल्कुल, हाँ, पहली बार के 47 ना, हाँ, पहली बार के 47 ना। कहते हैं वो गूंज तो बहुत दूर तक सुनाई देती थी। बहुत दूर तक, बहुत दूर तक। प्रधानमंत्री की यात्रा कैंसिल हो गई थी, प्रधानमंत्री की यात्रा कैंसिल हो गई थी। और एक ऐसी ही कहानी एसटीएफ के पूर्व अधिकारी है हमको बता कर गए कि एक दरोगा को जब मारा गया हजरत, हाँ, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। तो एमएलएस के जो घर है वहां तक गूंज गई। एमएलएस देख रहे थे अपनी खिड़कियों से, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि श्री प्रकाश का नाम ले अगले दिन। देखिए क्या हुआ था कि उस दरोगा की जो हत्या हुई, श्री प्रकाश लखनऊ में ताज होटल है, हाँ, वहां उसको आदत थी शाम को टहलने की, आंख मारने की भी आदत थी, हाँ, ठीक है ना। तो लड़कियां उसकी कमजोरी थी, बाद में बन गई थी, बाद में बन गई थी। एक बॉम्बे सैलून हुआ करता था, ठीक है ना, हजरतगंज में। वहां वो अपना बाल ठीक कर, उसको नहीं पता था कि ये श्री प्रकाश शुक्ला है, ठीक है ना। अब वहां इन लोगों ने तो, और एक मुकामा का लड़का जो उसमें उस दिन मारा गया था,
वो 47 लेकर गया हुआ था, 47 लेकर गया हुआ था। इसके बाद ये कुत्ते फांते, उस तो राजेश पांडे वहां पहुंच ही गए थे, लेकिन उसने उनकी हत्या कर दी। और वो तो देखिए एक ड्राइवर, यदि ड्राइवर, मैं नाम भूल रहा हूं अभी, लाल डायरी के पन्ने को पलटूंगा तो वह, यदि वो हाँ धीरेन्द्र नाम था उस ड्राइवर का, यदि वो धीरेन्द्र न मिला होता तो एसडीएफ वाले तो किसी कोई उसको पहचानते भी नहीं। जिस दिन गोली चली उस दिन भी नहीं पता चलता क्या बोलता है कि ये शिव प्रकाश शुक्ला है और ये अनुज प्रताप सिंह और ये सुधीर त्रिपाठी है। आज तक अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी की कोई तस्वीर देखी आप लोगों ने? कहीं नहीं देखी। शिव प्रकाश की भी एक है, वो भी शिव प्रकाश की भी है, केवल गला है। हाँ, और एक सुनील शेट्टी की, और एक दूसरी तस्वीर वही जो मारे जाने के बाद है। हाँ। दूसरी तस्वीर जो मारे जाने के बाद। तो जब इतना आप लोग क्राइम रिपोर्टिंग कवर करते हैं तो परिवार वालों को भी बड़ा खतरा रहता होगा कि भाई धमकियां उनके नहीं मिलती था आप लोग? नहीं, देखिए धमकियों की फिक्र करेंगे तो क्राइम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। देखिए आपको केवल इतना, क्राइम रिपोर्टिंग में दो चीजों का और ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है? एक तो आप पेट के बहुत गहरे होना चाहिए। यदि मेरा पेट बड़ा है ना तो इसमें बातें बहुत भरी पड़ी है, बातें बहुत भरी पड़ी है। कान का कच्चा नहीं होना कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा, यदि आप एक पक्ष को जानते हैं तो दूसरे पक्ष को भी जानना चाहिए आप, ठीक है ना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार मेरे पास खबर आई, यही शिव प्रकाश शुक्ला और सूरजभान सिंह के उसमें, कि सूरजभान सिंह मुझे मारने के लिए खोज रहे हैं। तो मुझे, हाँ, मुझे मारने के लिए खोज रहे हैं। तो मुझे लगा कि सूरजभान सिंह उसमें फुल फॉर्म में थे, कि सूरजभान सिंह यदि मुझे मारना चाहते हैं और अभी इस तरीके से फॉर्म में, तो मुझे बचा कौन लेगा। मैं आज अखबार में ही था। तो यदि मुझे बचना है तो रास्ता तो तलाशना होगा, नहीं तो मालूम हुआ कि बाजू कोई अजनबी चेहरा मिलेगा तब भी लगेगा यह सूरजभान सिंह का आदमी है, दाहिने भी लगेगा। तो दुनिया की पुलिस, देश दुनिया की पुलिस सूरजभान सिंह और शिव प्रकाश शुक्ला को खोज रही थी। शिव प्रकाश शुक्ला से तो कोई खतरा था नहीं। तो मुझे पता था कि सूरजभान सिंह का है। तो देखिए मैं वहीं पहुंच गया, और सूरजभान के एक भाई हुआ करते थे सुनील सिंह, अब रहे नहीं। तो सुनील सिंह, मैंने जब घंटी बजाई तो 47 लिए दरवाजा खोला, कहा आप कहाँ आ गए हैं? दादा बहुत गर्म है, हम मुझे मारने के लिए खोज रहे हैं। मार ही दे, हम ही आ गए हैं। बस बिल्कुल वो आपने कहा ना कान का कच्चा वाला बात। तो फिर वो शुरू हो गया कि ये वो हम, कि भाई कहाँ से आप इस दिमाग में, इस गलतफहमी में फंस गए, गलतफहमी का शिकार हो गए। तो फिर उनको भी इस बात का भरोसा हुआ कि भाई ये आदमी यहाँ पहुंच सकता है। और जब इसको यह जानकारी थी कि हमारे मन में क्या कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो यह आदमी पुलिस को भी बता सकता था। और यदि मैं पुलिस को बता देता तो क्या होता? तो आपको भरोसा, देखिए जो हमने कहा ना, 3 चीज नहीं होना चाहिए। हाइड आउट नहीं दीजिए, बेनिफिशियरीज मत बनिए, लीड्स मत दीजिए, और भरोसा। यदि आप किसी एक पक्ष के लिए काम करना शुरू कर देंगे तो फिर आपके लिए संकट होगा, परेशानी होगी। आप निर्विकार हो जाइए, ठीक है ना, निर्विकार हो जाइए। हमने ऐसे कई गिरोहों को देखा, ऐसे कई गिरोहों को कवर किया जिसमें 2 गिरोह आपस में गोलियां चला रहे थे, लेकिन दोनों ही मुझे सूचनाएं देते थे। आप देखिए आनंद मोहन और पप्पू यादव की लड़ाई किस कदर की लड़ाई रही है, और दोनों से ही मेरे उतने ही अच्छे रिश्ते। अशोक सम्राट और सूरजभान सिंह की लड़ाई, उतने ही अच्छे रिश्ते। तो हम कोई हिस्सा नहीं है ना, हम केवल सूचना देने वाले हैं। सूचना किसको देने वाले हैं? सूचना अपने दर्शकों को देने वाले हैं। सूचना हम पुलिस को देने वाले नहीं हैं। हम पुलिस के इन्फॉर्मर नहीं हैं। ना हम पुलिस के हैं ना डॉन के, ना पुलिस के हैं, हम पब्लिक के। हाँ। आपने कहा कि दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए जी। तो ऐसे में शिल्पी गौतम जब कांड हुआ तब क्या? देखिए शिल्पी गौतम कांड तो बिल्कुल एक विभत्स कांड था, लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जिसमें हमने पत्रकारिता के धर्मों का निर्वहन करते हुए अपने को अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों पक्ष, जो पीड़ित थे, जो विक्टिम थे, शिल्पी या गौतम, उनको भी मैं जानता था, और जिन पर आरोप लग रहे थे उनको भी मैं जानता था, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी उनको भी मैं जानता था।
तो मैं कुछ भी कहता, कुछ भी लिखता, कुछ भी पढ़ता, तो ये अखबार की मीटिंग में हमने ही कहा, सब लोग को ये था कि मैं ही कवर करूं। मैंने कहा कि यह कवर करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि लोग यह कहेंगे कि भाई, सब लोग जानते थे कि गौतम से भी मेरी जान पहचान है, शिल्पी के परिवार वालों से भी मेरी जान पहचान है, जो आईओ हैं उनसे भी मेरी जान पहचान है, जिन पर आरोप लग रहे हैं उन पर भी मेरी जान पहचान है, और कुछ सच भी जानते हैं, कुछ चर्चा भी जानते हैं। तो जहां यह लगे कि भरोसे का संकट आपके दर्शकों के सामने या आपके भीतर, कि भाई सच तो ये है, कहा ये जा रहा है, तो आप अपने को अलग कर लो। तो शिल्पी गौतम कांड एक ऐसा कांड रहा जिसमें हमने रिपोर्टिंग नहीं की, और बहुत सारी चीजों से मेरा इत्तेफाक भी नहीं रहा। मैं, देखिए, हम किसी भी चीज को, मैं पढ़ता जरूर हूं और समझता जरूर हूं। मैं वैसे रिपोर्टर्स की तरह नहीं हूं कि जो किसी ने समझा दिया। मैं थाना नहीं के बराबर जाता था, मैं घटना स्थल पर जाता था, क्योंकि घटना स्थल चीख चीख कर गवाही देता है कि वहां हुआ क्या है। कागज वही बताएंगे जो लिखा गया होगा। कागज तो अब किस तरीके से लिखा जाना है, आपने कहा ना, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधी का राजनीतिकरण, तो फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है ना। 1990 से 2005 का दौर तो वह दौर रहा है बिहार का ना, रोहित जी, कि थाने में पुलिस कार्रवाई कैसे करती थी, जाति देखती थी, थानेदार जाति से तैनात किए जाते थे, किस जाति के खिलाफ कार्रवाई होनी है, किस जाति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी है। तो ये आते हैं इस पे, लेकिन ब्रिज बिहारी प्रसाद 13 जून का हत्याकांड हुआ, उसके एक दिन बाद ही एक हत्याकांड और बिहार में होता है। अजीत सरकार 14 जून 1998 को अजीत सरकार, उस हत्याकांड के बारे में बताइए। देखिए, अजीत सरकार और पप्पू यादव का कनेक्शन क्या था? पप्पू यादव की दुश्मनी थी अजीत सरकार से, ठीक है ना। और अजीत सरकार की हत्या में श्री प्रकाश शुक्ला नहीं गया था, ठीक है ना। तो पप्पू 24 घंटे के भीतर हत्या हो गई अजीत सरकार की, और उसमें वहां AK-47 से हत्या हुई। पप्पू यादव तो उसमें एक्यूटेड हो गए। अब देखिए, अब कोर्ट ने बरी कर दिया, अब सूरजभान सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरी कर दिया। तो आपको कोर्ट की टिप्पणी, लेकिन उनके परिवार, अजीत सरकार के परिवार वालों का तो यह कहना ही रहा कि भाई पप्पू यादव के कारण ही। और फिर वहां किस तरीके से हिंसा हुई, आपको मजेदार वाकया बताएं कि 13 जून 1998 को हत्या हुई ब्रिज बिहारी की, 14 जून 1998 को हत्या हुई। पूर्णिया जल रहा था, समझे, पूर्णिया में आग लगी हुई थी, लोग सड़कों पर थे। और लालू यादव किस तरीके से राजनीतिक करते हैं और किस तरीके के राजनीतिक खिलाड़ी हैं। पटना में सुनील कुमार सीनियर एसपी थे, जो भी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, और राजविंदर सिंह भट्टी जो भी बिहार के डीजीपी थे, अभी CISF के डीजी हैं, वे वेटिंग फॉर पोस्टिंग। देखिए, राजविंदर सिंह भट्टी जैसे ऑफिसर्स, अजय कुमार जैसे ऑफिसर, कुंदन किशन जैसे ऑफिसर, जब मौका आता है तो इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो ब्रज बिहारी की हत्या हुई तो यह बात चर्चा में होने लगी कि राजविंदर सिंह भट्टी पटना के सीनियर एसपी बनाए जाएंगे। लेकिन 14 जून को अजीत सरकार की हत्या हो गई, और वहां लाश अजीत सरकार का उठने नहीं दिया जा रहा था। तो लालू यादव पटना से उड़े और साथ में भट्टी को सवार कर लिया। वहां गए, लालू जी तो भाई उनसे बड़ा कलाकार तो कोई है नहीं। उन्होंने कहा, देखो 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 देखो, हम पंजाब से ये ले आए हैं एसपी, ऐसा एसपी लाए हैं कि सबको शांत कर देगा। अब कोई, खैर भट्टी ने शांत भी कर दिया, वहां शांत भी कर दिया। तो अजीत सरकार की हत्या में पप्पू यादव से दुश्मनी थी। पप्पू यादव की भूमिका से इनकार नहीं कर सकते, सहमति असहमति से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हाईकोर्ट ने एक्विटल कर दिया। फिर अगर 4 साल पीछे चल रहे हैं, 5 दिसंबर 1994 गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई। भीड़ ने ही पीट पीट के मार दिया गया या पूरी पहले से प्लानिंग थी? नहीं, पहले से प्लानिंग नहीं थी, ठीक है ना। देखिए, पहले से प्लानिंग नहीं थी, भीड़ के शिकार वो हो गए थे। अब यह बात कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं इस बात को, चूंकि मैं समझता हूं, मैं उस छोटन शुक्ला की हत्या पहले हुई, फिर भीड़ के शिकार हो गए जी कृष्णैया। देखिए, उसमें प्रशासनिक चूक भी थी। जब यदि भीड़ उधर बेकाबू थी, अनियंत्रित थी, तो उधर जी कृष्णैया को जाने देना नहीं चाहिए था। अब तो आप देखते हैं ना कि जब जिधर भीड़ बेकाबू होती है, ट्रैफिक पहले से कंट्रोल किया जाता है। तो जी कृष्णैया अब
चूंकि वहां लाल गाड़ी दिखाई पड़ गई, लोगों का गुस्सा था, लोगों ने मार दिया। लोगों ने मार दिया तो मार दिया। जी कृष्णैया भीड़ के शिकार हुए। जी कृष्णैया को मारने की कोई प्लानिंग नहीं थी, यह ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं था, इतना तो हम कह सकते हैं। तो आनंद मोहन का नाम कैसे आया? नहीं, आनंद मोहन वहां थे ना, हम्म। आनंद मोहन वहां थे ना, लेकिन आनंद मोहन ने मरवा दिया या आनंद मोहन मारने में शामिल हो गए, मैं पहले भी नहीं मानता था, आज भी नहीं मानता हूं। आनंद मोहन तो पीछे थे, समझे ना। तो आनंद मोहन, ठीक है, कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे, लेकिन यदि आप इस बात पर, जैसे हम ब्रज बिहारी में भी कहते हैं कि अभी जिन लोगों को सजा मिली है, मैं बहुत बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बहुत बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। तो आनंद भीड़ के शिकार हुए जी कृष्णैया, रोहित जी, ये बात सच है, ठीक है, भीड़ के शिकार हुए। और उस जमाने में, अब तो देखिए कानून अंधा रहा नहीं, ठीक है। हाँ, अब तो पट्टी खुल गई है। हाँ, पट्टी खुल गई है, लेकिन फिर भी हाँ। लेकिन भीड़ के शिकार चलिए हुए जी कृष्णैया, अगर चंदा बाबू के बेटे शहाबुद्दीन के प्रकोप के शिकार हुए, हाँ बिल्कुल हुए। वो किस्सा सुनाएगा? नहीं, देखिए, शहाबुद्दीन का ही किस्सा समझिए। शहाबुद्दीन सिवान के साहेब, शहाबुद्दीन सिवान के डॉन, और जो उनको चैलेंज करे वो उनका दुश्मन। चंदा बाबू के शुरुआती संबंध शहाबुद्दीन से अच्छे थे, ठीक है ना। संबंध बाद में खराब हो गए, और संबंध बाद में खराब हो गए तो फिर खराब ही होते चले गए। उनकी दुकान पर जो घटना घटी, शहाबुद्दीन के लोगों को, देखिए शहाबुद्दीन के साथ समस्या क्या थी रोहित जी, शहाबुद्दीन कान के कच्चे थे, ठीक है ना। शहाबुद्दीन बहुत पक्के दोस्त जरूर थे। और इसके साथ ही आपको एक बात और बताएं, मेरी बात से बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते हैं, हम शहाबुद्दीन को कभी एंटी नेशनल नहीं माने, शहाबुद्दीन को कभी एंटी नेशनल नहीं माने। उनके घर से जो गन निकली और ये सब जो हथियार किसके घर से नहीं, अरे भाई आज लॉरेंस बिश्नोई जिन हथियारों से हत्या करवा रहा है, वो हथियार कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? वो महात्मा हो गए क्या? हरिशंकर तिवारी के पास जो हथियार था वो महात्मा हो गए थे क्या? श्री प्रकाश शुक्ला के पास जो हथियार थे वो महात्मा हो गए थे क्या? हथियार तो किसको नहीं मिल जाते हैं, हाँ? तो आप देखिए, आपको वो दौर याद है कि नहीं दौर याद है, पूरे देश में बम धमाके हो रहे थे। हाँ, 93, 92। हाँ, बाद में भी। और हर बम धमाके में कहा जाता था बिहार मॉड्यूल, ठीक है ना। उसमें क्या था, जिसमें ये जो नया संगठन पैदा हो गया था, सिमी और ये सब जो थे, सिमी के बाद वाला जो इंडियन मुजाहिदीन, अच्छा। इंडियन मुजाहिदीन, जिसे बाद में एनआईए ने खत्म किया। आपको बिहार मॉड्यूल कहाँ मिल रहा था? समस्तीपुर में, दरभंगा में, मधुबनी में। आपको छपरा, सिवान, गोपालगंज का कोई मुसलमान आतंकी नहीं मिला होगा, नहीं मिला होगा। छपरा, सिवान, गोपालगंज का मुसलमान आपको नकली करेंसी का धंधा करते हुए नहीं मिला होगा। मिर्जा दिलशाद बेग जो आईएसआई का एजेंट था नेपाल में, उसने शहाबुद्दीन के पास एक बार पैगाम भेजा था, शहाबुद्दीन ने उसके लोगों को यह कहकर भगाया था, काट देंगे। हाँ, शहाबुद्दीन के साथ समस्या क्या थी कि शहाबुद्दीन को लोग पालने, और जो लोग पल रहे थे वह तमाम प्रकार के, और शहाबुद्दीन अपने सनक के लिए, देखिए शहाबुद्दीन, लालमुनि चौबे बक्सर के सांसद हुआ करते थे, नहीं रहे, सभी के दोस्त, शहाबुद्दीन उनको बाबा कहा करते थे। एक बार मुंबई पार्लियामेंट्री ट्रिप गई, सभी लोग ताज होटल में ठहरे हुए थे, शाम को टहलना था, सब लोग तैयार हो गए, शहाबुद्दीन भी थे। तो शहाबुद्दीन ने पूछा, चौबे जी कहाँ हैं? तो हुआ कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है। तो बाबा का तबीयत नासाज भा, तो लालमुनि चौबे के कमरे में वे गए, बोले कि रउआ का तबीयत खराब बा तो हम भी ना जाए। फिर उन्होंने बनफूल तेल मंगवाया, बनफूल टाइप का तेल जो नाशक होता है, और खुद मालिश की। एक बार लालमुनि चौबे समस्या में फंस गए उनकी जमीन को लेकर, और एमपी रहते हुए कोई समस्या का निराकरण नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो अंतिम में शहाबुद्दीन ने फ़ोन किया, और शहाबुद्दीन का फ़ोन किसी के पास चला जाए और शहाबुद्दीन अपने फ़ोन में रहे तो पतलून तो गिली हो ही जाएगी, जो डीएम साहब, एसपी साहब नहीं कर पा रहे थे। तो चंदा बाबू के बेटों के साथ तो शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन के लोगों ने जाति की, और इसकी सजा उन्हें मिल भी गई, इसकी सजा उन्हें मिल भी गई। शहाबुद्दीन ने कभी
फिरौती मांगी हो। शहाबुद्दीन के चेले चपाटों ने कई किडनैपिंग की। ठीक है ना। शहाबुद्दीन, आपको जानकर आश्चर्य होगा, यदि उस दौर के आप बाहुबलियों को देख, आज शहाबुद्दीन के पास संपत्ति नहीं है। शहाबुद्दीन के पास सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए महंगे वकील रखने के लिए भी पैसे नहीं थे। इस सच को भी जानिए, इस सच को भी आपके सामने हम कबूल करते हैं। क्योंकि मैं जब शहाबुद्दीन की कहानियां सुना रहा था लाइव सिटीज पर और खबरों के पीछे में, तो मैंने ऐसी कहानियां सुनाई जो उनके परिवार के लोग भी नहीं जानते थे। तो परिवार के लोगों से वो कितना इंटरेक्ट करते थे। तो शहाबुद्दीन, देखिए शहाबुद्दीन खूंखार थे, शहाबुद्दीन सब कुछ थे, लेकिन शहाबुद्दीन को एंटी नेशनल मानने को हम तैयार नहीं है, और शहाबुद्दीन को अपनी करनी की सजा मिली। बिल्कुल। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कि शहाबुद्दीन खुद सामने बैठे, कुर्सी लगाई गई और उन्होंने कहा कि तेजाब अब डालो? ना 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 ना, मैं इससे सहमत नहीं, मैं इससे सहमत नहीं, मैं इससे सहमत नहीं। और शहाबुद्दीन को सामने बैठ करके यह कराने की जरूरत ही नहीं थी। शहाबुद्दीन की आंखों का इशारा और शहाबुद्दीन के संकेतों का इशारा इसके लिए काफी था, इसके लिए काफी था। तो ये जो जंगल राज उस वक्त था, जिसको कहा गया जंगल राज, पटना हाईकोर्ट ने कहा, पटना हाईकोर्ट ने कहा, तो लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी या जो भी संभाल रहे थे सत्ता, उनका कुछ बस में उनके हाथ में नहीं था। सब कुछ अपराधियों के हाथ में, माफियाओं और गुंडों के हाथ में था पूरा बिहार। देखिए ये तो सही है कि अपराधी उस समय नंगा नाच कर रहे थे, और सरकार अपना वोट बैंक बढ़ा रही थी। देखिए 1990 में लालू यादव जुगाड़ से मुख्यमंत्री बने। 1990 में लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी की भूमिका भी रही। 1995 का चुनाव अकेला ऐसा चुनाव है जिसमें वे स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाए। देखिए लालू यादव के जब शासन काल में क्या हुआ, जितने बड़े गैंगस्टर थे, यह मानने में भी कोई गुरेज और परहेज नहीं, वो सारे सबंध थे। फलना शुक्ला, फलना शर्मा, फलना ये वो और यही नंगनाच कर रहे थे, यही किडनैपिंग कर रहे थे। ठीक है ना। लेकिन लालू इनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, और यदि इसकी कूटनीतिक चाल कहिए तो इनके खौफ के बहाने वह पिछड़ों को गोलबंद कर रहे थे, पिछड़ों को गोलबंद कर रहे थे। और पिछड़ों को लड़ने के, हेमंत साई की हत्या हुई थी 1992 में, विधायक थे। ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हेमंत साई विधायक की हत्या हो गई, और जिन लोगों ने हत्या की उनमें से भी कुछ लोग मारे गए काउंटर फायरिंग में। हेमंत साई के लोगों ने जो फायरिंग की, हेमंत साई के 100 पर माल्यार्पण करने लालू यादव नहीं गए थे, और हेमंत साई को जिन लोगों ने मारा था, देखिए लाल डायरी अभी मेरे पास है नहीं, शायद जयमंगल राय नाम था, उसके 100 पर माल्यार्पण करने चले गए थे। तो लालू अपना वोट बैंक बढ़ा रहे थे, गैर संबंध राजनीति। और देखिए उस जमाने में, आज आप कहते हैं ना कि यदि हम बिहार के सामाजिक परिवेश को बात करें कि यादव किसी के सामने तन सकता है, यादव किसी के सामने खड़ा हो सकता है, जवाब दे सकता है, तो यह लालू यादव की देन है। यह ठीक बात है कि अब यह जो इतने ज्यादा तन गए हैं कि वह आरजेडी के लिए महंगा पड़ने लगा है। लोग कहते हैं कि भाई अब मुरे थाप बांधना बंद कराओ, अब ये लहरिया कट बंद कराओ, ये सारी चीजें होने लगी है। तो केवल यादवों के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव? लालू यादव गरीबों के मुख्यमंत्री बने, बाद में वे पिछड़ों के मुख्यमंत्री रह गए, और फिर बाद में यादव और मुसलमान के मुख्यमंत्री रह गए। और नीतीश कुमार ऐसे चाणक्य हैं कि पिछड़ा में क्या किया, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित कर दिया। आते हैं राजनीति वाले हिस्से पे अभी, लेकिन जिक्र किया आपने कि लालू प्रसाद यादव के मतलब अपराधियों का बोलबाला था। इसी सहारे वो पिछड़ों को लामबंद कर रहे थे, अपनी राजनीति चमका रहे थे, वोट बैंक मजबूत कर रहे थे। मुझे ये भी जानना है, क्या अपराधियों के वजह से, इस वजह से खामोश थे, अपराधियों पर एक्शन नहीं हो रहा था, पैसा आ रहा था? नहीं, पैसा देखिए, आप ये कह लीजिए कि पैसा सरकार को आ रहा था, इस बात से हम सहमत नहीं है कि लालू यादव के पास अपराधियों का पैसा पहुंच रहा था। ठीक है, मैं इस बात से सहमत नहीं होता। अब उनके जो चट्टे बट्टे थे, अब वो कहाँ क्या कर रहे थे वो दूसरी बात है। लेकिन लालू यादव, देखिए विपक्ष आज आरोप करता है कि उनके घर में सौदेबाजी होती थी, जो अपहृत होते थे उन्हें छुड़ाया जाता था।
मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूँ। क्यों नहीं सहमत होता हूँ? देखिए, हमने लालू यादव के कारण बहुत कुछ झेला भी है। ममता कुलकर्णी से 5 करोड़ का मुकदमा आते हैं करा उस दिया। किस्से पे हाँ, भी। ठीक है। तो होता क्या था कि जब देखिए आप मुख्यमंत्री लालू यादव मुख्यमंत्री, लालू यादव नहीं रहे तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री। अब यदि कोई किडनैपिंग हो गई है, वह नहीं छूट रहा है, तो फरियाद लगाने तो वह मुख्यमंत्री के यहाँ जाएगा ही, और फिर मुख्यमंत्री का दखल होगा, मुख्यमंत्री का दखल होगा, फिर वह छूट जाएगा। अब विपक्ष इसे आज तक कहता है कि भाई मुख्यमंत्री निवास में सौदेबाजी होती थी। आपको एक वाकया बताएं, छपरा से एक किडनैपिंग हुई। देखिए, जब पुलिस चाहती है ना, जब पुलिस चाहती है तो कुछ भी कर सकती है। डॉक्टर साहब के बेटे की किडनैपिंग हुई, नाम मुझे ठीक से याद नहीं, लाल डायरी अभी पास में है नहीं, बच्चा छोटा ही था। और उसके बाद बिहार भर में डॉक्टरों की हड़ताल हो गई। उतनी बड़ी हड़ताल नहीं हुई थी। अब लेकिन डॉक्टर भी कितने दिनों तक हड़ताल करें, और इस बात की उम्मीद नहीं रह गई थी कि बच्चा अब जिंदा भी होगा। ठीक है, तो डॉक्टरों को लगा कि अब तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, प्राइवेट भी बंद, सरकारी भी बंद, सब कुछ बंद। तो डॉक्टर्स पहुंचे लालू यादव के पास, राबड़ी देवी के पास। तो छपरा में किडनैपिंग हुई थी, तो डॉक्टरों ने कहा कि इस कांड के जांच का जिम्मा आप गोपालगंज एसपी को दे दीजिए। तो गोपालगंज एसपी थे राजविंदर सिंह भट्टी। लालू यादव अपने ही कई लोगों को ठीक कराने के लिए जो बहक रहे थे, राजविंदर सिंह भट्टी को गोपालगंज ले गए थे। और जब भट्टी वहां पहुंचे थे तो जो लालू यादव के बहुत खास लोग थे, एक तो सुबह तो क्या बोलता है बाथरूम करते दीवार छड़प के भागे थे, और दूसरे के ससुराल से गाड़ियां खींच ली गई थी। तो लालू यादव को यह लगा कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, छपरा एसपी डीएम नहीं, गोपालगंज एसपी जांच कर लेंगे। देखिए, यही फर्क होता है लीडरशिप का। तो लालू यादव ने कहा ठीक है, अब छपरा एसपी और सीआईडी जांच नहीं करेगी। सब लोग हार गए थे, कहीं कोई सुराग नहीं मिला था। तो अब गोपालगंज एसपी जांच करें, राजविंदर सिंह भट्टी। अब पुलिस हेडक्वार्टर ने गोपालगंज एसपी को खोजना शुरू किया। मुख्यमंत्री तो मालूम हुआ हुए थे छुट्टी पर हैं, वे पंजाब गए हुए हैं। तो पंजाब में, चंडीगढ़ में अपने घर पर नहीं, तो मालूम हुआ कि वे गोल्डन टेम्पल में अरदास कर रहे हैं, और अभी 7 दिनों के बाद लौटेंगे। तो लालू यादव ने बात की। लालू यादव ने कहा मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी सरकार खतरे में है, डॉक्टरों को हमने कह दिया है, आप वापस चले आइए, फिर चले जाइएगा। तो बिहार सरकार का प्लेन उनको लाने गया। वे आए, मुख्यमंत्री से मिले, आईपीएस में से आए। मैं, संजय झा अभी दिल्ली में ही पत्रकार हैं, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया पटना में थे, ज्ञान प्रकाश, संजय सिंह हिंदुस्तान टाइम्स में थे। हम लोग जाकर भट्टी से मिले। भट्टी लंच कर रहे थे। हम लोगों ने कहा क्या होगा, अब तो इस कांड का जांच आपको करना है। तो उन्होंने कहा कि 36 घंटे में नतीजा मिलेगा। हम लोगों ने कहा इतने दिन गुजर गए, महीने भर होने वाले हैं, आप कह रहे हैं सब लोग हार गए, यहाँ डीजीपी से लेकर सारे लोग, सीआईडी से लेकर स्पेशल ब्रांच, आप कह रहे हैं क्या बोला 36 घंटे में नतीजे देंगे? क्योंकि हाँ मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा जिंदा मिलेगा कि बच्चा मृत मिलेगा, लेकिन हाँ कांड क्रैक होगा। तो हम लोगों ने कहा कि 36 घंटा बहुत कम बोलते हैं अभी डीजीसीआईएसएफ पर। तो हम लोगों ने कहा कि 36 घंटा कुछ कम नहीं है क्या? तो हम लोगों ने कहा कि इसको 72 घंटा करते हैं। 72 घंटे। तो अगले दिन ये खबर छपी कि 72 घंटे में कांड का पटाक्षेप हो जाएगा। आपको जानकर रोहित जी आश्चर्य होगा कि 39वें घंटे में बच्चे की सकुशल बरामदगी हो गई मिर्जापुर से, आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। अच्छा। और जानते हैं कैसे? जिसमें सारे लोग हार गए थे। क्या किया? भट्टी, जिन्हें अब जांच का जिम्मा दिया गया था, अब सड़कें बहुत खराब थी उस जमाने में, छपरा है, फिर सिवान है, फिर गोपालगंज है। तो छपरा में कुछ देर के लिए ही रुके जहां अपहरण हुआ था। उतनी देर में वहां छपरा एसपी मुर्दाबाद, गोपालगंज एसपी जिंदाबाद, भट्टी जिंदाबाद, इस बात की नारेबाजी हुई। उन्होंने कुछ 5-10 मिनट, आधे घंटे में जो समझा होगा समझा होगा।
इसके बाद उनका, अब देखिए बच्चा छूट गया, सब लोग आश्चर्य, हम लोग भागे भागे गोपालगंज पहुंचे थे पता करने की ये कैसे मिरेकल हो गया, कैसे मिरेकल हो गया। तो खैर ऑन दी रिकॉर्ड तो जो दूसरी कहानी थी, लेकिन ऑफ दी रिकॉर्ड क्या कहानी थी कि भट्टी ने यह समझा कि बहुत वक्त नहीं है और ये डायल जीरो का मामला है। हम यदि इसके इतिहास में चलेंगे, यहाँ कौन हो सकता है, कौन रह सकता है, कौन उठा सकता है, कौन कौन अपराधी, तो मिलना जाना कुछ नहीं है, सब लोग ये काम तो कर ही चुके। तो भट्टी ने क्या किया कि छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बगहा साइड में जिला नहीं बना था, और गोरखपुर, यहाँ के एसपी को कहा कि आपके जिले के जो टॉप 5 क्रिमिनल्स हैं उसकी सूची आप हमको दे दीजिए, जो चाहे जेल में बंद है चाहे जेल में बाहर है। अब सूची मिल गई। फिर उसने अपने टास्क फोर्स को कहा कि ये जो 30-35 बड़े अपराधी हैं, इनके परिवार से एक एक आदमी को उठा लो, इनके परिवार से एक एक आदमी को उठा लो। सारे लिबास में 35 बड़े अपराधियों के परिवार का कोई ना कोई आदमी उठ गया। अब तो हाहाकार मच गया कि भाई अब तो अपराधी के ही परिवार का बच्चा किडनैप हो गया। तब उन लोगों ने खोजना शुरू किया था, भरा आदमी को कहा जाए गोपालगंज एसपी से बात करो, समझे ना। तो अब क्या हुआ, गोपालगंज एसपी कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ नहीं पता हो कि उसका बच्चा किसने उठाया। तो अब पुलिस नहीं अपहृत बच्चे को खोज रही थी, अब अपराधी खोज रहे थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस अपराधी ने उस बच्चे का अपहरण किया था, उस अपराधी का 2 साल का बच्चा, केदार राय दरोगा अब जिंदा नहीं रहा, भट्टी के टास्क फोर्स में था, नेपाली दरोगा कहा जाता था, उसने माँ की गोद से उस अपराधी के बच्चे को छीन लिया था और रात में ईंट पर रखकर सोया था। और शर्त यह थी कि यदि बच्चे का हाथ टूटा हुआ होगा, यह तो कंफर्म हो गया कि डॉक्टर साहब का बच्चा जिंदा है, यदि बच्चे का हाथ टूटा हुआ होगा तो तुम्हारे बच्चे का भी हाथ तोड़ दिया जाएगा, उस केदार राय ने। और इस तरीके से तो जब सारे अपराधी लग गए, उनके नेटवर्क से बड़ा कोई नेटवर्क, ये तो खलबली मच गई ना, अरे हमने तो किया ही नहीं, और हमारे परिवार का 39वें घंटे बच्चे बरामद। तो किसने किडनैप किया था? तो बताया तो, जिसने किडनैप किया था उसका भी 2 साल का बच्चा किडनैप हो गया था। नाम नहीं आया। अब देखिए तो नाम तो है ही ना, हम तो कहानी सुनाए हैं खबरों के पीछे, खबरों के पीछे में कहानी सुनाए हैं, ऑन रिकॉर्ड होगा। हाँ पूरी कहानी सुनाए हैं। वो सारे गिरफ्तार भी हुए और उन्हीं ने जाकर के मतलब रिकवर भी कराया। क्राइम रिपोर्टिंग में दिलचस्प कहानियां हैं तमाम, है नहीं, लेकिन न दिन है न रात है अपने परिवार के लिए। और जिस दिन आप सोच लीजिए कि आज शाम को परिवार वालों के साथ खाना खाना है, उसी दिन बड़ी खबर, उस दिन बड़ी खबर हो जाएगी। मेरी नानी गुजर गई थी, आज अखबार में फोन आया, मैं खबर लिख रहा था, आंख से 2 आंसू गिरे होंगे, लेकिन मैंने खबर पहले पूरी की। और उसके बाद मेरे बॉस हुआ करते थे अविनाश चंद्र मिश्र, उन्होंने कहा भी कि अच्छा तुम पहले चले जाते, लेकिन मुझे इस बात का एहसास था कि यदि मैं खबर पूरी करके नहीं जाऊंगा तो इस खबर के बारे में तो कोई जानता ही नहीं जानता। अच्छा, 90 की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में फ़र्क क्या है? साथ में तब के क्राइम जर्नलिस्ट में और अब के क्राइम जर्नलिस्ट में क्या फ़र्क? देखिए बहुत बड़ा फर्क है। ये जो मोबाइल है ना, लोगों को काम चोर बना दिया है, समझे ना। और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, ये और खराब है। अब आप न घटना स्थल को समझते हैं, न मॉडस ऑपरेंडी को समझते हैं, हाँ? सब आप जब तक इन चीजों को नहीं समझेंगे, अब आपको एक सूचना कहीं से मिल गई और आपने उसको सच मान लिया, हाँ? और अब आराम तलबी, देखिए आजकल के रिपोर्टर, पता नहीं आप करते हैं कि नहीं करते हैं, आजकल के लड़के जो है घंटे गिनते हैं। मैं दफ्तर में आया, कम, हाँ नहीं ना, पढ़ना दोनों 2 चीज है, समझे, भागिए मत इससे। आजकल के लड़के घंटे गिनते हैं, और हम लोगों ने घंटा गिना ही नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 9 साल तक हमने आज अखबार में कोई ऑफ नहीं लिया था, हाँ? और मैं छुट्टी सिर्फ इसलिए लेता था कि मैं साल में एक बार वैष्णो देवी जाता था, और मेरे जो संपादक थे वैष्णो देवी के नाम पर छुट्टी से मना नहीं करते थे। और आजकल के लड़के क्या, 8 बजे आया हूं, 7:15 बजे तक अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे, उसके बाद चाय का ऑर्डर करेंगे, 5 बजे ड्यूटी खत्म हो रही तो 4:30 बजे से चलने का मूड बना कि भाई आगे 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 वाला जाने। हम लोग तो इस बात को जानते ही नहीं थे कि रात को 2 बजे की घटना है कि सुबह 4 बजे की घटना है। और मेरे पिता कहते थे कि 2-4 हत्याओं से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते थे, पटना में एक बार हत्या हुई 3 लोगों की, मैं रात को 3 बजे लौटा था
सुबह सोया हुआ था, वो आए, बोले ऐसे ऐसे हो गया है। तो हमको 3 ही हुआ है ना, छोड़िए ना। तो कहते थे पता नहीं इतना बदमाश हो गया, हम भी मरेंगे तो इसके आंखों में आंसू आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए रिपोर्टर तब और अब में तो बड़ा फर्क है रोहित जी। अच्छा, क्राइम रिपोर्टर जैसे आपने जिक्र किया, वो 2 मौत 4 घायल छोटी खबर लगती है? नहीं, 2 मौत 4 घायल तो छोटी खबर है ही ना। 2 मौत 4 घायल तो देखिए नहीं, आम जनता के लिए तो भाई। नहीं, रूटीन देखिए, मैंने कहा ना कि देखिए अपराध को शून्य नहीं कर सकते हैं। हम्म ऑर्गेनाइज देखिए एक्सीडेंटल क्राइम को कोई नहीं रोक सकता है। हम और आप बात कर रहे हैं, किसी बात पर हम और आप गुस्सा हो गए, हमारे पास पिस्टल है या आपके पास पिस्टल है, आपने पिस्टल निकाला गोली मार दी या हमने निकाला आपको मार दी, इसे कौन रोक लेगा? इसे कौन रोक लेगा? बिल्कुल। हाँ, कमरे में बंद लड़का लड़की है, हम्म आजकल तो हत्याएं क्या हो रही हैं, हाँ? ये दोनों क्या कर लेंगे किसी को क्या पता है। लेकिन हाँ, जिसमें अपराध की योजना बनाई गई, लेकिन उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई जैसा हो रहा है हम्म कि भाई आप देखिए बाबा सिद्दीकी में, आप देखिए अतीक अहमद में, हम्म आप देखिए जीबा में, संजीव जीबा जो संजय जी का लखनऊ कोर्ट में मारा कोर्ट गया। में मार दिया गया। इसमें जिन अपराधियों को शामिल किया जा रहा है, हम्म वो अपराध में ही पहली बार शामिल हो रहा है। हम्म वो अपराध में ही पहली बार शामिल हो रहा है। उसका हैंडलर कोई और है, जिसका अपराध से कोई वास्ता नहीं है। बॉस कहां बैठा हो देख ही रहे हैं, हैं? तो जैसे लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र किया, लगता है कि अगर जेल से वो चला रहा है ये सब कुछ चीजें, तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। बिना संरक्षण संभव है क्या? बिना संरक्षण के संभव है क्या? हम्म अब अच्छा, बिना संरक्षण के कैसे हो गया था टेलीविजन पर इंटरव्यू? कैसे हो गया था? हाँ? और जिस सीआरपीसी की धारा के तहत आप उसको बिल्कुल, भाई उसको किसी केस में पहले वाले मुकदमे को छोड़ दीजिए, लेकिन अभी उसको कुछ हो सकता है क्या? सारे जेल वाले भाई, वो उसे आइसोलेट करके रखा गया है। जेल वाले कहेंगे, वो तो यदि आज कोई जाकर पूछताछ भी उससे करे तो कहेगा कौन बाबा सिद्दीकी, कौन बाबा सिद्दीकी, हम तो जानते ही। अच्छा, उसकी हत्या हो गई, उसकी हत्या हो गई, मुझे क्या पता। मुझे क्या पता, हमको अच्छा कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? हाँ? नहीं, अपराधियों से काम निकलवाते हैं नेता जो जेल में भी बंद होते हैं, या पुलिस वाले। इसकी एक उदाहरण है क्या? कुछ उदाहरण बताइएगा तो थोड़ा भाई भिंडरा वाले से लेकर के आप देखिए लॉरेंस बिश्नोई तक, क्या कहें अब। आप देखिए ना कितने काम भाई आपके, और आप जिस उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप प्रतापगढ़ से आते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो सारी कहानियां तो सामने ही हैं। हाँ, मुन्ना बजरंगी याद है ना? अरे हाँ, यही एसटीएफ बल जिन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला को मारा, जेल में। इन लोगों ने उसे गोली मारी थी, मतलब पहले हाँ, इनकाउंटर हुआ और ये जाकर के क्या बोला, और बिचली में जिंदा हो गया, जेल में मॉर्चरी में। जेल में मरवा दिया गया। नहीं नहीं, जेल में तो आपको इसकी कहानी पता है कि नहीं पता है? नहीं, मॉर्चरी वाली जिंदा वो तो पता हाँ, है। पता है ना कि लोगों ने जश्न मना लिया, अब मालूम भाई तो जिंदा है, ये तो जिंदा है, इसकी सांसें चल रही है। तो वही मैं कह रहा हूँ। फिर मेरा एक सवाल थोड़ा हो सकता है कि और हमारे यहाँ तो लालू यादव ने पूरा शासन ही चलाया जेल के भीतर से। हाँ, हाँ? हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल तमाम सवाल भी उठे, जैसे कनाडा ने आरोप लगा दिया कि लॉरेंस बिश्नोई को इस्तेमाल किया जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई से ही मरवाया। पहले आरोप लगाया कि भारत की एजेंसियां छुप छुप के हमारे यहाँ लोगों को मार रही हैं, खालिस्तानियों को या जो भारत के दुश्मन हैं। फिर उसमें कनेक्ट कर दिया गया लॉरेंस बिश्नोई को भी कि सरकार ने प्लांट कर दिया। अब देखिए सरकार ने प्लान किया नहीं किया ये जाने, देखिए इतने बड़े रिपोर्टर हम नहीं हो गए कनाडा में क्या करा, लेकिन आप जानते हैं सबसे ज्यादा अपराधी कहाँ मिलते हैं? किसी शहर में सबसे ज्यादा अपराधी कहाँ मिलते हैं पता है? बताया। हाँ, कहाँ होती है डेंसिटी सबसे ज्यादा? जेल के भीतर। और जेल के भीतर अपराधी बनते कैसे हैं, वह भी कहानी किसी ने आपको विस्तार से बताएंगे। थोड़ा अगर अभी बताए, थोड़ा सा हल्का। अच्छा, आप देखिए रोहित जी, बहुत बहुत मतलब आसानी से समझिएगा, बहुत संक्षेप में समझाया। होता क्या है, कोई लड़का किसी एक छोटी सी वारदात में वह जेल के भीतर पहुंचा, चाहे वो पॉकेटमारी में पहुंचा, चाहे चाकू मारने में पहुंचा, चाहे शराब पीने में पहुंचा, कानून से भले वह बाद में बाइज्जत बरी हो जाए, लेकिन समाज की नजर में वह अपराधी हो गया। बिल्कुल अपराधी हो गया। जेल के भीतर जब वह पहुंचा, जेल में पैसे की बड़ी ताकत है। पैसा नहीं है तो आपके साथ बहुत कष्ट है। जेल में पहुंचे पहले दिन से आपको यातना मिलनी शुरू हो जाती है।
और जब कोई हट्टा कट्ठा लड़का आता है ना, तेज तरा लड़का आता है ना, तो जो कॉलेज में, जो जेल के भीतर भाई लोग बैठे रहते हैं ना, उनकी नज़र उस पर जाती है। तो पहले दिन तो उसको, जो नया लड़का आया है उसके बारे में पता कर लेता है, अच्छा इसने चाकू मार लिया है, अच्छा इसने एक गोली चला ली है, मतलब भविष्य है इसमें। हम्म? तो उसको पहले दिन यातना दिलवाते हैं, और दूसरे दिन जो उन भाई के जूनियर्स होते हैं उससे मरहम लगवाते हैं। तो जब मरहम लग गया, लड़का थोड़ा कब्जे में आया, तो फिर भाई से मिलवाया जाता है। तो भाई कहता है अच्छा, अरे तुमको कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक से रहो यहाँ। तो जिस लड़के को बाहर मुर्गा मुसल्लम नहीं मिल रहा था, गरीबी झेल रहा था, उसको भीतर अब मुर्गा मुसल्लम मिलना शुरू हो गया। जेल जाने की झिझक उसकी खत्म हो चुकी है, और जेल की यातना में जो 2 दिन 3 दिन गुजरे हैं वह भी खत्म हो चुका है। अब मुर्गा मुसल्लम मिल रहा है उसको, अब उसको मोबाइल भी मिल जाएगा, अब उसको क्या बोलता है, नए कपड़े भी मिल जाएंगे, 10-20 हज़ार रुपये भी मिल जाएंगे, और वहीं से फोन जाएगा कि यदि आप बाहर हैं, रोहित भाई ऐसा है, हम फला बोल रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई बोल रहे हैं, मुन्ना बजरंगी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी है, अच्छा जी। ये लड़का है, इसके खिलाफ कोई गवाही नहीं होनी चाहिए। अब बाहर उस लड़के का नाम होने लगा कि अब इसकी गवाही नहीं होनी चाहिए, समझे ना, और इसका जल्दी से जमानत करा देना है। तो ये ट्रेनिंग शुरू हो गई उसकी। अब उसकी जमानत हो गई 15-20 दिन में, लड़के का जेल जाने का झिझक टूट गया, जमानत हुई उसकी। अब वो कॉलर टाइट करके आया। पहले तो दरिद्र था, अब उसके पास पैसे भी है, अब उसको बाइक भी मिल गया। जो उसके 2 साथी थे उसको लगा साला ये तो कुछ नहीं था, अब इसका कपड़ा भी बढ़िया हो गया, जूता भी बढ़िया हो गया, इसके पास मोबाइल भी बढ़िया हो गया, चश्मा भी बढ़िया हो गया, टाइट होकर चल रहा है, और सब लोग इसको भाई भाई कहने लगा। तो 2 लड़के और उसके साथ हो गए। 2 लड़के और उसके साथ हो गए, भीतर से कुछ माल भी आने लगा। मामला अब भीतर वाले ने कहा, अब देखिए कहाँ से टेस्टिंग शुरू होती है, कि रोहित ऐसा है कि एक सामान रखा हुआ है नोएडा सेक्टर 22 में, उसको सेक्टर 10 में पहुंचा दो। तो हाँ बॉस, हाँ दादा ठीक है। अब आप गए 22 में रखा हुआ क्या था, एक पिस्टल रखा हुआ था, आप पिस्टल उठाए 22 से 10 पहुंचा दिए। तो आप तो इतना तो हो गया। हाँ? अब दूसरा कहा गया, अच्छा ऐसा है रोहित, 11 नंबर में खाली जाकर के एक फायर करके निकल जाना, समझे ना। हाँ, आपको एक कहानी यही और बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरे कॉलेज का एक दोस्त, अब तो छोटा राजन के लिए कहाँ कहाँ क्या हो गया पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ क्या नहीं, छपरा का ही रहने वाला, गरीबी झेल रहा था पटना यूनिवर्सिटी में, वो गायब हो गया अचानक, अचानक गायब हो गया 3rd ईयर में ही। तो फिर किसी को पता ही नहीं चला कहाँ गया कहाँ नहीं गया। वो 10-12 साल के बाद पटना प्रकट हुआ। पटना प्रकट हुआ और वो मौर्य होटल में ठहर गया, उसके सबसे महंगे स्वीट में। तो हम लोग के जो कॉलेज वाले दोस्त हैं, उसको साथ जोड़े रखने वाले मित्र ने फोन किया कि ज्ञानेश्वर वो फला आया हुआ है। तो मैं तो भूल ही गया था। तो हमने कहा क्या बोलता है, वो फला आया हुआ है तो मतलब, तो हम कहाँ क्या कर रहा है आजकल, वो सब लोग सेट हो गए थे हम लोग। तो कहा कि वो मौर्या में 323 में है। हम क्या मौर्या में 323 में है वो, समझे ना। तो कहा हाँ, तो वहाँ शाम को मिलने चला जाए। तो शाम को हम लोग मिलने गए उससे। ओ इतने सारे चेन और क्या बोलता है, बिल्कुल सिक्कर की तरह, और बिल्कुल मोटे मोटे करे, और क्या इंडिया किंग सिगरेट। हम लोग तो लगे कि साला हम लोग भिकमंगा हो गए इसके सामने, ठीक है ना, हम लोग भिकमंगे हैं। और उसने जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल निकाला, समझे ना, उस जमाने की सबसे रंगदार स्कॉच। फिर उसकी कहानी सुनी गई, हुआ क्या, तो क्या वो पढ़ाई छोड़कर चला गया था, खर्चे नहीं पूरे हो रहे थे पटना के। तो उसके गांव के बहुत सारे लड़के जो थे, वो मुंबई में काले पीले टैक्सी चलाया करते थे। तो छठ में सभी लोग आए हुए थे। तो छठ में आए हुए थे, तो उसको लोगों ने समझाया कि चलो तुम भी यही काम करना। तो पढ़ाई छोड़ ही दिया था इसने, वो जाके मुंबई में काला पीला टैक्सी चलाने लगा। इसी बीच छोटा राजन गैंग के किसी न किसी गुर्गे से उसकी बातचीत हो। हाँ, तो उसने कहा कि देखो एक ऐसा काम है, एक फिल्म डायरेक्टर, इसके घर के आगे जाके सिर्फ एक फायर कर देना है, और बदले में इतने लाख रुपए तुमको मिलेंगे। लेकिन यदि तुम पकड़ लिए गए तो पीछे मेरा आदमी रहेगा, वो तुमको शूट कर देगा।
तो इसने कहा खाली फायरे ना करना है, तो इसमें क्या दिक्कत है? बिहारी बुद्धि, समझे ना। उसने क्या किया कि टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहन लिया, जीन्स के ऊपर लुंगी मान ली, और खैनी चुनते चुनते वहां पहुंचा और गोली दागी, एक गोली दागी, और उसके बाद आगे बढ़ा। पहले क्या बोलता है, शर्ट उतार के फेंक दिया नाले में, तो टी शर्ट पर आ गया, लुंगी खोल दिया, जींस पर आ गया, आगे आगे बढ़ते चला गया, काम खत्म हो गया, पिस्टल फेंक दिया नाली में, समझे ना। उसके बाद तो उसकी जो कहानी शुरू हुई, तो कहानी शुरू है, अनंत कहानी है, अनंत कहानी है। बिल्कुल अनंत कहानियां हैं। लेकिन उन्हीं कहानियों में ये जानना चाहूँगा कि जब 90 के दौर में आप लोग पत्रकारिता कर रहे थे, तो लालू राज में पत्रकारिता करना कठिन था? देखिए, लालू राज में पत्रकारिता करना कठिन तो था, ठीक है ना, लेकिन एक बात आपको और बताएं कि लालू मन में बहुत नहीं रखते थे, लालू बोल देते थे। इसलिए आपने ये नहीं सुना होगा कि लालू के राज में पत्रकारों को बहुत यातनाएं दी गई, क्या क्या नहीं लिखा गया। आपको मालूम होना चाहिए, लालू यादव की पत्नी का नाम राबड़ी देवी है। राबड़ी ये कोई जानता ही नहीं था। एक खबर, हम लोग आज अखबार में थे, हमारे सीनियर अरुण अशेष अभी जागरण में हैं, उन लोगों उन्होंने एक खबर लिखी कि रेबड़ी बांटी जा रही है, ठीक है ना। किसी को पता नहीं था कि राबड़ी देवी नाम है, रबड़ी बांटी जा रही है, ठीक है ना। अब यह सरकार ने समझ लिया। अगले दिन जगदानंद बिल्कुल धोती टाइट करके पहुंच गए, आज अखबार में हंगामा हो गया। उस दिन लोगों को मालूम हुआ कि लालू यादव की पत्नी का नाम राबड़ी देवी है, ठीक है ना। तो लालू यादव मन में रखते थे, और लालू यादव मतलब अंत तक, अंत में देखिए 2-4 साल का छोड़ दीजिए, विज्ञापन भी बंद नहीं कराते थे। हाँ, है वो फलवा जात है इसलिए ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन जेल वाली यातना उतना वाली कोई बात ऐसी नहीं कि हाँ कोई फर्जी मुकदमा कर दिया गया, ये कर दिया गया हमसे, ठीक है। ममता कुलकर्णी वाला एक हो गया तो झंझट, चलिए ठीक है। हाँ, वही ममता कुलकर्णी पे आ रहा था, चारा घोटाला, फिर 5 करोड़ का मानहानि का केस ममता कुलकर्णी ने कैसे कर नहीं, दिया? हुआ क्या कि चारा घोटाले का जो उद्भेदन हो रहा था, हम लोग लगातार खबर छाप रहे थे, कुछ लोग थे जो हम लोग लगातार कवर कर रहे थे। तो ममता कुलकर्णी का एक प्रोग्राम, मतलब छोटा सा प्रोग्राम, ममता कुलकर्णी उसमें स्टार थी। स्टार थी। तो छोटा सा कार्यक्रम पटना में हुआ था, और वह कार्यक्रम चारा घोटाला में शामिल लोगों ने, अफसरों ने कराया था, ठीक है। यूएन विश्वास चारा घोटाले को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर। हमें इनपुट सीबीआई से ही मिला था, और उस जमाने में सूत्रों के हवाले से ही खबर लिखी जाती थी। हमने ये खबर चारा घोटाले के पैसे पर नाची ममता कुलकर्णी आज अखबार में लिखी, और यह खबर हमने इसलिए नहीं दी थी कि कोई बायलाइन छपे। चंदेश्वर जी मेरे संपादक हुआ करते थे। अब उनको क्या बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, ये खबर टॉप बॉक्स में छपी, उन्होंने बायलाइन मेरी खबर लगा दी, एक्सक्लूसिव खबर थी। खबर तो छप गई, अब बवाल हो गया। उस खबर में कहीं नहीं था कि लालू यादव उसमें थे, यह भी नहीं था कि और सच भी था कि लालू यादव उसमें नहीं, वहां नहीं थे, जो दूसरे ही लोग थे। हाँ, चारा घोटाले में तमाम बड़े लोग जो शामिल थे वो लोग थे, लेकिन लालू यादव नहीं थे। अब ममता कुलकर्णी ने 5 करोड़ का मुकदमा हम पर मुंबई में कर दिया। हमने तो कभी मुंबई शहर ही नहीं देखा था, समझे ना, डिफेमेशन केस। मैं तो क्या सोचा कि मेरे पिताजी ने कहा, क्या बोलता है, तो खून का कतरा कतरा बिक जाएगा, मेरी सैलरी होगी 4,000 रुपये या 1200 जो भी होगी, बिक जाएगा, क्या होगा। तो वही कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है। तो मैं दिल्ली आया, दिल्ली से पहली बार जहाज चढ़ के मुंबई पहुंचा। हमारी मुलाकात हुई बाला साहब ठाकरे से, उसमें बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, मातोश्री में। किसी रेफरेंस, वो भी कोई डॉन ही था जिसने रेफरेंस दी थे, ठीक है, उसने ही फोन किया था। बाला साहब ठाकरे ने उद्धव जी को बुलाया, तो उद्धव ठाकरे, फिर ममता कुलकर्णी, और फिर वो पंचायत, तो सीधा वो आदेश, देखिए बाला साहब ठाकरे का आदेश होता था। मातोश्री ने कह दिया, हाँ, कह दिया, लकीर खींच दी तो हाँ, कोई क्या, हाँ, कह दिया, क्या बोलता है कि बस इसको मेरे पास तो वकील भी नहीं थे, वही सारे वकीलों की व्यवस्था, वही खत्म हुई केस, इस तरीके से। तो हमने तो वो भी झेला। बाला साहब ठाकरे से और कुछ बात हुई थी? नहीं, मेरी हिम्मत कहाँ थी। देखिए, मैं तो जाकर पैर छुआ था। अब देखिए, आज तो लोग कहेंगे मैं अरे भाई, मेरी उम्र क्या थी उस समय। हाँ,
मेरी उम्र क्या। लेकिन वो रुतबा थोड़ा बता दीजिए, अब जिक्र नहीं, हुआ है। रुतबा तो रुतबा ही था, मतलब लगता था कि हाँ, जो हम लोग समझते थे गॉड फादर, गॉड फादर, रॉबिन हुड, रॉबिन हुड। भाई हमने देखा कि जो उन्होंने कह दिया, समझे, पहले दिन तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे हैंडल किया ना, मुझे लगा कि नहीं, मेरा कोई काम नहीं होना है। हम्म, बस उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन हमें कहाँ मालूम कि ये ठीक है, मैं मतलब ठीक हो ही गया। हाँ, हम लोग तो बिहारी लोग समझे कि भाई हाँ 10 मिनट पहले ठीक से बात कर ली, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने ठीक है तो कह हाँ दिया ठीक तो है, मुहर लग हो गई। गया, हो गया। मुहर लग गई हाँ मतलब। बिल्कुल। ठीक है, 5 करोड़ तो दिया आपने ममता नहीं, कुलकर्णी 5 और को। क्यों देते? मामला सुलझ गया। मामला सुलझ ही गया, मामला से। अच्छा। देते कहाँ से, तो खत्म ही हो जाता। हाँ बिल्कुल। हाँ। लेकिन अब एक मैं थोड़ा अंतर जानना चाहूंगा, लालू राज, नीतीश राज, हम्म। क्या फर्क है ये दोनों में? बड़ा अंतर है ना, क्या? बड़ा अंतर है भाई। शासन और शासन का ही अंतर है। हम्म। हाँ भाई, आप लालू राज में बिहार पिछड़ते चला गया, हम्म। और नीतीश राज में विकास के आयाम दिखे गए। हम्म। इतना ही, मतलब आप यदि वन लाइनर कहेंगे कि भाई नीतीश राज में डर खत्म हुआ, खौफ खत्म हुआ, हम्म। ये सबसे बड़ी बात है। और बिहार फिर से देखिए, 1990 से 2005 बिहारी को लोग गाली देते थे ना। हम्म। आजकल लोग सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री थके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम्म। हाँ, ठीक है, इतना ही कह रहे हैं, हम्म। लेकिन बिहारी को गाली नहीं दे रहा है ना। बिल्कुल बदला है, मतलब नहीं, बहुत बदला है। बिहारियों को लेकर नजरिया बदला है। नजरिया। और देखिए, बिहारी तो जहां जाता है, बिहार से बाहर, देखिए बिहार में रहेगा तो जात जात खेलेगा, हाँ और जहां बिहार से निकला हुआ बिहारी बन जाएगा, और फिर वह ऐसा डंका बजाएगा कि सब उनके सामने नीचे होंगे। बिल्कुल। पहले बिहारी कहा जाता था तो गाली लगती थी लोगों को, अब बिहारी कहा जाता है तो बिहारी खुद प्राउड में, हाँ हूँ बिहारी, बताओ। हाँ बिल्कुल है, एक बिहारी 100 पे भारी, हम तो कहते हैं एक बिहारी लाख पे भारी। हाँ। यही फर्क आया है। हाँ बिल्कुल फर्क आया है। अ, अब अगर और कुछ मैं जिक्र करूं, जैसे ममता कुलकर्णी बात कर ली हमने, ये सब चीज़ों में बात कर ली, वो जंगल राज का जो दौर था, आपने जिक्र किया कि कई ऐसे आईएएस और आईपीएस थे उस टाइम पर भी वो काम कर रहे थे, उनको ठीक किसी ना, से डर नहीं था। कौन डॉक्टर कौन ऐसे थे? डॉक्टर अजय कुमार, किशोर, नहीं किशोर कुणाल तो पहले ही कर लीजिए, डॉक्टर अजय कुमार, राजविंदर सिंह भट्टी, कुंदन कृष्ण, ये ऐसे आईपीएस ऑफिसर थे, मानविंदर सिंह भाटिया, ठीक है, ये गुप्तेश्वर पांडे, ये ऐसे आईपीएस ऑफिसर थे जो उस जमाने में, लेकिन हाँ लालू यादव इनका इस्तेमाल करते थे। जहां ठीक करना होता था वहां इनको लगा दिया जाता था, जहां नहीं ठीक करना होता था वो लालू यादव की मर्जी थी। डॉक्टर किशोर कुमार की किशोर कुणाल। किशोर कुणाल की क्या कहानी है, वो हॉस्पिटल और वो सब जो नहीं बते देखिए, पड़े? आज अब तो किशोर कुणाल, आचार्य किशोर कुणाल हैं। हम्म। किशोर कुणाल एक ऐसे आईपीएस अफसर रहे पटना में कि मुख्यमंत्री के आगे किशोर कुणाल की चमक ज्यादा रहती थी। मुख्यमंत्री हो उससे ज्यादा देखने वाले लोग किशोर कुणाल के होते थे, जिधर चलते थे। किशोर कुणाल ने देखिए महावीर मंदिर को संवारा, महावीर कैंसर अस्पताल खोला, महावीर वात्सल्य अस्पताल खोला, और समाज सेवा में और धर्मार्थ तो लगे ही हुए हैं, इसमें कहाँ कोई शक है। रामकृपाल यादव और साधु यादव की लालू परिवार से क्यों नहीं बन पाई? नहीं, रामकृपाल यादव तो आपको पता ही, 2014 में चुनाव लड़ना चाहते थे, ठीक है, चुनाव उन्हें नहीं लड़ने दिया गया, तो वहां से फिर बच्चे जब बड़े हुए तो परिवार डोमिनेट करने लगा भाई कि अमीषा को लड़ना था, तो ये सब तो वजह रही रही। साधु यादव वाले? नहीं, साधु यादव और सुभाष यादव की वजह तो देखिए, जब जो साधु यादव और सुभाष यादव कब तक उस परिवार में रहे, जब तक बच्चे बड़े नहीं हुए थे। और ये हर भाई यह भी माना जाता है कि ये दोनों बदनामी के कारण रहे। और देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मामा का स्थान कम हो जाता है। बिल्कुल। तो बड़े हो गए बच्चे, तेजस्वी और तेज दोनों अच्छे अच्छे पदों पर भी पहुंच गए। ये बताइएगा, पढ़ क्यों नहीं पाए दोनों भाई? ये तो लालू यादव बताएंगे क्यों नहीं पढ़ पाए, ये लालू यादव बताएंगे क्यों नहीं पढ़ पाए। हाँ। अब आइए कुछ मैं नाम लूंगा, हाँ। उनके बारे में अगर कुछ भी आपको किस्सा बताना, बाहुबलियों के ही नाम है। हाँ। शुरुआत मैं करूंगा एवरग्रीन मीम्स के सरताज अनंत सिंह। अनंत सिंह तो सरताज है ही भाई, अनंत सिंह तो छोटे सरकार, हाँ। ठीक है ना। तो अनंत सिंह की तो कहानियां अनंत है, लेकिन अनंत सिंह की कहानी सुनने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, 1 आध घंटे फिर से आज एक छोटी सी कोई बता दीजिए जो कम उसमें हो जाए। बाकी अनंत सिंह पे किसी और दिन केवल अनंत सिंह पे बात कर लेंगे। अनंत सिंह की कितनी कहानियां चलिए बताए ना। बग्घी बता दीजिए, बग्घी और वो
नहीं, घोड़े का प्रेम तो अभी तो गए थे वो सोनपुर मेला, उन्होंने कहा कि मैं, मेरे घोड़े के आगे कोई दूसरा घोड़ा है ही नहीं, ठीक है, मेरे आगे सामने कोई दूसरा घोड़ा है ही नहीं। हाँ? और अनंत सिंह की बोलचाल, अनंत सिंह का गुस्सा, ठीक है ना, ठीक है। तो अनंत सिंह तो भाई अपने हिसाब से जनता को मालिक बताना। और अनंत सिंह, देखिए, फिर अनंत सिंह के बारे में एक बात कहेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है, मुझे इस बात की परवाह नहीं। अनंत सिंह ने कभी सुपारी लेकर किसी की हत्या नहीं कराई। अनंत सिंह ने फिरौती के लिए अपहरण नहीं कराया। देखिए, अनंत सिंह की जो सबसे बड़ी जातीय लड़ाई वहां हुई, वह एक व्यापारी को छुड़ाने के लिए, एक अपराधी गिरोह से, जिसमें कई हत्याएं हुई, ठीक है ना। और अनंत सिंह ने हमेशा, देखिए आपको मतलब एक छोटी सी कहानी यदि आप सुनना चाहते हैं, बिल्कुल। अनंत सिंह का इलाका टाल का, ठीक है ना। तो जब अनंत सिंह को सामने से लड़ना आता है, तो जब लड़ाई के लिए अनंत सिंह कहीं किसी गांव पर चढ़ना होता था या कुछ होता था, तो अनंत सिंह घोड़े से निकलते थे और मुकुट पहन कर निकलते थे। समझे ना, मुकुट। बग्घी पे। हाँ, हाँ, घोड़े पर, घोड़े बग्घी पे, नहीं। अच्छा। बग्घी तो खैर शहर में ना, अच्छा, हाँ। ताल में कहाँ बग्घी, घोड़े से, घोड़े पे। ठीक है। अनंत सिंह जितना तेजी से आगे दौड़ सकते हैं उतना ही पीछे भी दौड़ सकते हैं, इस बात को जान लीजिए। अच्छा। हाँ, तो अनंत सिंह घोड़े से निकलते थे मुकुट उकुट पहन करके, और 2-4-5 लाख रुपया साथ होता था, और गोलियां तो भाई सब लोग साथ रहते ही रहते थे। तो हमने एक बार पूछा भी था कि भाई आप ही जब जाते हैं चढ़ाई करने, दुश्मनों से लड़ने, या जहां आपका झंझट, ये मुकुट पहन के जाना 2-4-5 लाख रुपए, तो नहीं ना समझा सिंह गणेश जी। अरे मरबई तो कोई ना कहते कि इधर मर गए, हाँ कहते हाँ मुकुट बना हले भाई, हाँ हाँ, पैसा भी था 5-10 पैसा भी लाख, था। हाँ। अरे और भाई। आपको मालूम होना चाहिए, इस हाथ में मतलब पूरा कार्बाइन खाली है। अपने बड़े भाई को बचाने के लिए अनंत सिंह ने स्टेनगन कार्बाइन का नाल क्या मुहिब, और पूरी गोलियां इसमें खाली थी सर। तो भाई भले वो माफिया डॉन एकदम टाइप के रहे, लेकिन एक पहलू है उनका मजेदार वाला भी। बहुत मजेदार किस्से हैं, बहुत मजेदार किस्से, मतलब बहुत विस्तार से सुनने वाले किस्से। आप भी आप कह देंगे तो फिर हम लाल डायरी अपना खोल के बैठेंगे भी, ठीक। ठीक, किसी दिन लाल डायरी का कई बार जिक्र हो गया। लाल डायरी किसी दिन खुलेगी, उसमें से कई किस्से निकलेंगे। लेकिन फिर अगले में पहुंचूंगा सुनील पांडे, थोड़ा हाँ, जानना चाहूंगा उनके बारे में। नहीं, सुनील पांडे तो बाहुबली, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, ठीक है। सुनील पांडे तो बाहुबली, और सुनील पांडे किस्से इतने हैं कि भाई मौर्या होटल में उन्होंने किस तरीके से किया, नीतीश कुमार को कैसे जेल भेजना पड़ा, फिर ब्रह्मेश्वर मुखिया, रणवीर सेना, तमाम सारे, ये एक एक चैप्टर वाले किस्से हैं। आप किसी मतलब जब आप बैठेंगे ना तो सीरीज में कहानियां शुरू होगी, मतलब। तो मैं नाम बता दे रहा हूँ कि इन सब की कहानियां आगे सुनी जाएंगी। रामकिशोर सिंह, रामा सिंह, हाँ, हाँ रामा सिंह, हाँ। राजन तिवारी। रामा सिंह, टाटा ने जहाज भेज दिया था रामा सिंह के लिए। हाँ। टाटा ने जहाज क्यों? भेज दिया, अब है कहानी चलिए, है। कहानी में आएगी। प्रभुनाथ। प्रभुनाथ सिंह तो सजाई काट रहे हैं। और बाकी तो आप कई नाम जानते हैं कि आनंद मोहन, शहाबुद्दीन, अनंत सिंह। मैं उन नामों को पप्पू उठा रहा था। यादव, पप्पू यादव। हाँ, हाँ, पप्पू यादव से जिक्र आया। पप्पू देव। ये क्या क्या वाहवाही लेने के लिए लॉरेंस को धमकी दे दी थी? हवा में तीर मारने की जरूरत नहीं थी। हाँ। हवा में तीर मारने की जरूरत नहीं थी। गलती कर गए। नहीं, हर चीज में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है, हर चीज में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है। हाँ? अब एक आखिरी सवाल ये कि क्राइम रिपोर्टर रहे, जान की खतरा आपको भी काफ़ी रहता होगा। आप ऐसा क्या करते हैं कि भाई अपनी सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी चीज़ें करते हैं कि बच के रहना थोड़ा? नहीं, देखिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कहीं आपने थाने में दे के 4 सिक्योरिटी ना ना ना, हायर वो कर ली। तो मैंने वापस कर दिए थे, वो तो अपनी अपनी तरफ से क्या एहतियात बरतते देखिए, हम एहतियात, जैसे देखिए आपको डॉक्टर अजय की बात जब आप कर रहे थे, हैं? ये 1992 का किस्सा होगा। मैं रीजेंट सिनेमा में सिनेमा देख रहा था, हम्म। पटना में रीजेंट सिनेमा है। हम्म। और ये वह जमाना था जब टॉर्च के सहारे लोगों को बैठाया जाता था, डीसीबीसी होता था। मेरे पास स्कूटर या मोपेड जो भी रहा होगा, मैं सिनेमा देख रहा था। अचानक क्या बोलता है भाई, वो खोजने लगा ज्ञानेश्वर कौन है, ज्ञानेश्वर कौन है, ज्ञानेश्वर कौन है। तो हमने कहा हम हैं, समझे। तो चलिए जल्दी मैनेजर के रूम में। हमने कहा क्या हमने अपराध कर दिया जो मैनेजर के रूम में, चलिए भाई। तो सिटी एसपी आपको खोज रहा है। डॉक्टर अजय उसमें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। सिटी एसपी के बंगले का नंबर था 222041। तो सिटी एसपी को फोन लगा, डॉक्टर अजय हम पर चिल्ला पड़े।
अरे क्या कर रहे हो, हमने 2 दिन पहले ऐसी कोई खबर छापी थी, तुम कोई क्राइम रिपोर्टर पुलिस रिपोर्टर रह नहीं गए हो, रोज इस तरीके का काम करते हो, समझे ना, और तुम बैठ के 3 घंटा सिनेमा देख रहे हो। सिनेमा देखने की बात होती है, 3 घंटा में तो कुछ भी हो सकता है। फिर तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दोगे, नीचे गांधी मैदान की जिप्सी लगी है, तुम मुझसे चले आओ। मैं गांधी मैदान की जिप्सी से उनके बंगले पर पहुंचा। उन्होंने मुझे समझाया कि देखो 5 साल कम जीना ज़्यादा अच्छा है, समझे ना। उसके पहले मैं मॉर्निंग वॉक करता था। ये सब मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये सब कोई नियमित करने की जरूरत नहीं है। जहाँ कोई नियमित रूटीन बन जाए वैसा काम करने की जरूरत नहीं है। दुश्मनों को लीड मिलना शुरू हो जाता हाँ ठीक है कि वहाँ आपको, समझे ना। है। हाँ तो हाँ मतलब मेरा प्रभाव चला तो बस इतना ही काम हमने किया कि अपने घर के बगल में थाना खुलवा लिया। ये पावर भी होती है भाई। बिहार को किसने लूटा? लूट 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 के बिहार को किसने कंगाल कर दिया? नहीं देखिए, अब बिहार को किसने लूटा, अब तो सवाल हुआ देश को किसने लूटा। लूटता कौन है? लूटता तो भाई नेता, और नेता लूटता है और अफसर लूटता है, यही लूटते हैं ना। ज्यादा कौन लूटा? नहीं, दोनों मिलके लूटे। देखिए, अफसर के हिस्से ज्यादा जाता है, ठीक है ना, वो नेता को टोपी पहना देता है, ठीक। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कोई यह नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार ने कभी भी पैसा छुआ होगा। देखिए, पार्टी चलाने के लिए जो जरूरत है उनके सहयोगी करते हैं। लेकिन अभी अभी हमको प्रशांत किशोर मिले थे, वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों जैसा ईमानदार पैसे से हमेशा दूर है, चूंकि प्रशांत किशोर ने दोनों के साथ काम किया है। और जब भी लूट होती है ना, अफसर अधिक लूटते हैं। अब प्रशांत किशोर का जिक्र हुआ तो सवाल बढ़ता ही जा रहा है। राजनीति में एंट्री हो गई है, 25 में चुनाव है, बिना जातियों की बात वो कर रहे हैं। प्रभाव छोड़ पाएंगे बिहार में? वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। देखिए, अब आप पूरे देश के इतिहास को देखिए, किसी भी प्रदेश में, आप ही का प्रदेश या किसी भी प्रदेश में जो सबसे मजबूत जाति है उसका मुख्यमंत्री वहां आज कोई है क्या? नरेंद्र मोदी की कौन सी जाति है जो बिहार के लोगों ने उसे मुख्यमंत्री बना दिया? नीतीश कुमार। नरेंद्र मोदी की अच्छा, कौन सी बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया? क्यों वोट दे दिया? नीतीश कुमार की जाति का कितना वोट है? वक्त लगेगा। देखिए, हमेशा पॉलिटिक्स में समय के हिसाब से करेक्शंस होते हैं। भाई, कांग्रेस को हटाना था, लालू यादव का अभ्युदय हो गया। लालू यादव का जंगल राज आया तो नीतीश कुमार का अभ्युदय हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो हर वक्त बदलता रहता है। अब नीतीश कुमार की विदाई कैसे होगी यह भी देखने की बात होगी। नीतीश कुमार का स्थान कौन लेंगे? हाँ, लेकिन भाई 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी की स्थापना हुई और प्रशांत किशोर अभी से इतनी चर्चा में है, यह बड़ी बात है ना। तो कुछ तो बात है। हाँ, कुछ तो बात है। चलिए, तो बहुत जिस तरीके से आपने बातें रखी उसमें एक सवाल के साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। 5 साल आश्वस्त रहे नरेंद्र मोदी अब की नीतीश कुमार की तरफ से? ये तो नीतीश कुमार के बारे में कोई कह ही नहीं सकता है, जब वो इतनी बार कहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार का बायां हाथ दाहिना हाथ भी नहीं जानता है, समझे ना। लेकिन नीतीश कुमार इतनी बार आजकल कह रहे हैं कि भाई हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। मुझे लगता है इतनी बार कहने की जरूरत ही नहीं है। क्या कारण है, क्या सेहत है, यह तमाम सवाल तो हैं ही। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी आपका जुड़ने के लिए और बहुत शानदार किस्से कहानियाँ शेयर करने के लिए। आप क्राइम जर्नलिस्ट रहे, लेकिन राजनीति और क्राइम एक दूसरे का पर्याय, इसीलिए तमाम सवालों के जवाब आपने राजनीति से भी जुड़े हुए दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी थे, जिन्होंने बहुत बेबाकी से कई किस्से और कहानियाँ हमारे साथ शेयर किए हैं और कई ऐसी बातें बताई हैं जो कि शायद आज तक किसी को पता नहीं रही होंगी। और ऐसे में अब आपको ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि लगातार आपको यहाँ पर तमाम ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाता रहूँगा। नमस्कार।